वो ऑन के उठने से पहले ही उठकर बाहर चली गई थी। वो नहीं चाहती थी उसे देखकर उसका मूड ख़राब हो जाए। वो उठकर बाहर आई तो पप्पू अपने लिए चाय बना रही थी। एक बार उसका दिल चाहा कि वो उनको ऑन की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई सारी बात बता दें, लेकिन वो उनका दिल ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो जो उससे उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद उसकी तरफ मुतवज्जा होकर वो अपनी माँ को नज़रअंदाज करना छोड़ देगा, वो उनकी उम्मीद को इस तरह नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उनके करीब आकर बैठ गई। पप्पू ने एक नहीं बल्कि 2 कप चाय बनाई थी। वो अक्सर उन्हीं के साथ चाय पीती थी। सब कुछ ठीक है ना? रोज़ वाला सवाल। जी पप्पू, सब कुछ ठीक है। आरज़ू मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। ये क्या तरीका है? घर में तुम्हारी बहन की शादी है, तुम सारी सारी रात घर वापस नहीं आते? इस घर को लेकर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनका तुम्हें एहसास होना चाहिए। तुम्हारी बीवी है इस घर में। आज बाबा सुबह सुबह उसकी क्लास लेने बैठ गए थे। पहली ये बात, मेरी कोई बहन नहीं है, और दूसरी बात, इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा काम है आपको 1 महीने बाद खर्चा देना। आखिर आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है, इससे बढ़कर मेरी इस घर में और कोई जिम्मेदारी नहीं। और तीसरी और आखिरी बात, मेरी कोई बीवी नहीं, वो सिर्फ आप लोगों की बहू है जिसे आप लोग यहाँ लेकर आए हैं। मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ज़बरदस्ती आप लोग मेरे से ताल्लुक नहीं बना सकते, इसलिए मेरे सामने इस तरह की बात मत कीजिएगा। बहुत दर्जा बदतमीज़ी से बोला था। और तुम्हारी सारी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने बाप के सामने खड़े हो। बाबा गुस्से से बोले। प्लीज़, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे काम पर जाना है, वो बदतमीजी से कहता वो घर से बाहर निकल गया। ऑन कॉफ़ी शॉप में उसका इंतज़ार कर रहा था। तामिया ने दूर से उसे बैठा देखा। मतलब मेरा शक ठीक था, ये तो पप्पू का बेटा है, आरज़ू का शोर। ये मेरा शक कैसे हो गया? उसने उस रात मुझे उस लड़के के साथ भी देखा था। इस हिसाब से तो उसे मुझे देखना नहीं चाहिए था, और ये किसी गलतफहमी का शिकार नहीं कहीं। तामिया दूर खड़ी सोचती रही। आरज़ू, ये कैसे हो सकता है कि तुझे मुझसे बेहतर मिल जाए? अब तो देख, मैं तेरी कैसी ऑन से तलाक करवा कर शादी तेरी मामू से करवाती हूँ। उसने अपने फ़ोन पर सामने बैठे ऑन को फ़ोन मिलाया। तामी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने फ़ोन उठाते हुए कहा। सॉरी ऑन, मैं आज नहीं आ सकती। नहीं आ पाऊँगी मैं आज। उसके लहजे में मासूमियत थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, फिर हम कभी मिलेंगे। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी से उठा और उसकी नज़रों के सामने ही कॉफ़ी शॉप से चला गया। मुबारक हो आरज़ू, तेरी नसीब में मामू ही लिखे हैं। तामिया मुस्कुराते हुए आई और उनमें से एक कुर्सी पर बैठकर अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। मैं तेरी ही नज़रों के सामने तेरे शोर को तुझसे छीन लूँगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी, वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए बोली। घर में शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। कल से ज़रिश ने मायूं बैठना था। वो अपने कमरे में आया तो ज़रिश कमरे में उसका इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जानती हूँ आपको मेरा इस तरह से अपने कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। मैं कभी खुलकर बात नहीं कर सकी आपसे, कभी आपको ये नहीं बता पाई कि सब भाइयों की तरह आप भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं जानती हूँ शायद मैं आपके दिल में वो मकाम नहीं रखती जो आप मेरे दिल में रखते हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी शादी में मेरे 5 भाई शामिल हों। ये कहते हुए ज़रिश की आंखों से आंसू निकला। उसने फ़ौरन ही साफ़ कर दिया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उनका ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। वो चाहे सबसे कहता फिरे कि उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये सच था, इस घर के हर अफराद के लिए वो दिली जज्बात रखता था। उसने एक नज़र बेड पर देखा जहाँ उसके वाइट कुर्ता पजामा सलीके से इस्त्री करके रखा गया था। अभी उठाकर कपड़े पहनने जा ही रहा था जब उसका फ़ोन बजा। तामिया का नंबर देखकर उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। तामिया, हाँ बोलो तामिया। उसने फ़ोन उठाया। तुम कितने बुरे झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम शादीशुदा हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुपा कर इस तरह से मेरे साथ करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे तो इस लड़की का क्या होगा जिसके साथ तुम्हारी पहले ही शादी हुई है? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, वो रोते हुए बोली। नहीं तामिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं इस लड़की को तलाक दे दूंगा। कमरे में आती आरज़ू के कदम वहीं रुक गए थे। तुम बस मुझे एक मौका दो, मेरे घर में शादी है, जैसे ही शादी खत्म हो जाए मैं इससे तलाक देकर तुमसे शादी करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये रस्म अटेंड करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन बंद करके जैसे ही पलटा, आरज़ू अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा रही थी। उसे लगा जैसे उसे कोई गलतफहमी हुई, मतलब तामिया उसे इसी के घर से ही फ़ोन कर रही थी। जब तक ऑन तामिया के यहाँ होने का मतलब समझता तब तक वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो तेज़ी से उसके पीछे लपका। वो इसी तेज़ी से बाहर आकर मेहमानों के बीच उसे ढूंढने लगा, लेकिन ना जाने वो कहाँ गायब हो चुके थे। ऑन ने जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसे कॉल करने लगा, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक तो ये लड़की समझाने के बावजूद नहीं समझ रही। कह तो चुका हूँ उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर क्या फ़ायदा इस तरह से बात ना करने का? तामिया, अगर रिश्ते में यकीन ना हो तो रिश्ते में का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें ये बात समझनी होगी, मैं मोहब्बत के बगैर रह सकता हूँ लेकिन एतबार के बगैर नहीं। ऑन फ़ोन लिए बेचैनी से टहल रहा था जब सामने तानिया उसकी बेताबियाँ देखकर हंस रही थी। वाह ऑन, तुम तो बिल्कुल दुखी आशिक निकले मेरे।
ऑन अचानक कॉल करते पलटा तो पीछे आरजू खड़ी थी। ऑन जी, आपको पुप्पो बुला रही हैं। मैं कमरे में गई थी लेकिन तब आप फ़ोन पर बिजी थे। आरजू धीमे लहजे में कहती, उसके होश उड़ा गई। आरजू, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो तुम्हारे मेके वाले आए हैं, पुप्पो और उनकी बेटी, हानिया ने आकर बताया। जबकि ऑन हैरान और परेशान नजरों से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था जिसे हानिया हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। आरजू ही तामिया है, ये कैसे मुमकिन है। आरजू तो मेरी बीवी है। ये तामिया थी तो आरजू कौन है। अगर ये आरजू है तो तामिया कौन है। मतलब आरजू वो लड़की है जिसे मैंने शॉपिंग मॉल में देखा था, जिसकी तस्वीर मेरे पास है। इसका नाम और उसका नाम तो तामिया उस्मान था। नहीं, वहाँ पे तो उस्मान, मिस उस्मान लिखा था। मतलब उमर को गलत इन्फॉर्मेशन मिली। मैं भी सोचो, मेरी आरजू इतनी बोल्ड हो ही नहीं सकती। वो तो पर्दा करने वाली इतनी प्यारी सी लड़की थी, और ये तामिया कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर लेती है। मतलब आरजू मेरी बीवी है। या अल्लाह, जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैं इतना बेचैन था, 1 महीने से मेरे साथ ही, मेरे ही घर में रह रही थी और मुझे खबर ही नहीं थी। या अल्लाह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो चाहा आपने उसी को मेरे दामन में डाल दिया। अगर आरजू से मेरी तलाक हो जाती तो मेरी सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहता कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो भी ताई और तामिया से मिली थी, जो उसे बिल्कुल भी घास न डालते हुए आगे बढ़ गई। तुम क्यों मरी जा रही हो उनके लिए, एक दफ़ा करो उन्हें। हानिया को उसका अंदाज़ बिल्कुल अच्छा ना लगा, इसलिए तब कर बोली, हानिया भाभी मेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे पाला है। मैं इस तरह से तो मुंह नहीं फेर सकती ना उनसे। आप मेहमानों को संभाले, मैं उनको पानी वगैरह देकर आती हूँ। हाय, कितना बड़ा घर है। घर है और ऑन के नाम है। अब तो आरजू का हो गया, ताई ने सरदाब बढ़कर कहा। ऐसे ही आरजू का हो गया। आपको लगता है मैं यहाँ की कोई चीज़ आरजू को होने दूंगी। ऑन तक उसका नहीं है। तामिया ने एक अदा से अपने बालों की लट को उंगली में लिपेटी। क्या मतलब है तेरा, लड़की क्या सोचा है तूने, ताई ने पूछा। आने तो दें इस चुड़ैल को यहाँ, फिर बताती हूँ। उसने सामने आती आरजू की तरफ इशारा किया, जब अपने हाथ में डिश में कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर उनकी तरफ ही आ रही थी। उसने उनके सामने टेबल पर सजाई। सुनो, तुम्हारे शोहर तुम्हें मुंह नहीं लगाता, तामिया ने एक अदा से पूछा, जैसे वो सब कुछ जानती हो। जी अभी सब कुछ ठीक है। आरजू ने झूठ बोलने की कोशिश की। हाँ, मैं तो जैसे जानती ही नहीं। वो तंजे हंसी। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर वो नीचे आ गई, जबकि तामिया उसके पीछे ही आई थी। कितने दिन रह गए हैं तुम्हारी तलाक में, तामिया ने पीछे आकर पूछा। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि इस घर में राज करो। तो हमारी औकात है कि मामू के किराए के मकान में जाने की। ये तो मेरा घर है, यहाँ पर मैं आऊँगी। शक्ल देखिए तुमने अपनी। तुम्हें लगता है ऑन जैसा बंदा तुम पर फिदा हो सकता है। औकात है तुम्हारी ऑन के साथ चलने की। ऑन मेरा है, याद रखना, सिर्फ मेरा। यकीन नहीं आ रहा तो मैं 1 मिनट में यकीन दिलाती हूँ। तामिया ने कहते अपना फ़ोन निकाला और उसमें से कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जहाँ ऑन के कल रात वाले इज़हार मोहब्बत के अल्फाज गूंज रहे थे। ये सब तो वो कल ही सुन चुकी थी। बहुत जल्दी ऑन तो मैं यहाँ से तलाक देकर बाहर निकाल देगा और यहाँ मैं आऊँगी। ये मेरा घर है, तुम्हारा शौहर मेरा है। जिस कमरे में तुम रहती हो उस कमरे पर मेरा हक है। बस बीबी यहाँ से रफू चक्कर होने का इंतज़ार करो, इससे पहले कि वो तुम्हें खुद से निकाल दे। शराफत से यहाँ से तलाक लेकर निकल जाओ और मामू से निकाह कर लो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं। जानती हो आरज़ू, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बन भी गया तो सिर्फ एक मर्द की ज़रूरत होगी। वो मोहब्बत तो वो मुझसे करता है, तुम्हारे साथ तो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा। उसकी ज़रूरत बनने से बेहतर है तुम उससे तलाक ले लो। तुम्हें ऐसा है ही क्या कि वो आँख उठाकर तुम्हें देखे, तामिया तंज़ी अंदाज में कहती वहाँ से जा चुकी थी। जबकि आरज़ू को ऐसा लगा जैसे आज वो अपनी बहन के सामने बेलिबास हो चुकी हो। उसका शौहर का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि उसकी अपनी तायाजात बहन से था। ये थी उसकी शख्स की मोहब्बत, इसके लिए वो उसी से टकरा रहा था। आरज़ू अपने आंसू साफ छुपाने की नाकाम कोशिश करते वहीं पिलर के साथ खड़ी हो गई। इतना बुरा सलूक किया मैंने आरज़ू के साथ। शादी की पहली रात जब वो इतना ख्वाब सजाकर बैठी, मैंने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि इसी के ख्वाब में सजाना चाहता था। मैं उसी से शादी की पहली रात उसे जलील किया। क्या वो मुझे माफ़ करेगी? मैंने उसे ज़मीन पर सुलाया था, उसे इतना जलील किया, उसकी शक्ल तक ना देखनी चाहिए। कितना बुरा महसूस करती होगी वो। मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दी, फिर भी वो ये रिश्ता निभाने की कोशिश करती रही, मेरे करीब रहने की कोशिश करती रही। कितनी मेहनत से मेरे कपड़े धोए, आयरन किए और मैंने जला दिए। जिन हाथों से घर आबाद करने का ख्वाब देखा था, उन्हीं हाथों से किस हक से उसका हक छीन लिया। क्या मुझे माफ़ करेगी? वो बेचैनी से टहल रहा था। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, उससे अपने माफ़ी मांगूंगा। मैं आरज़ू को बताऊंगा कि उसकी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। मैं उसे कितने वक्त से ढूंढते हुए उसे ही इग्नोर कर रहा था। वो रूम मैं तो उससे माफ़ी मांगूंगा। वो यही सोच रहा था जब उसकी नज़र पिलर के पीछे खड़ी अकेली आरज़ू पर पड़ी। ये बिल्कुल अकेली यहाँ क्या कर रही है? 1 मिनट लगा उसे समझने कि वो रो रही थी। ऑन ने आज पहले बार उसके कपड़ों को नोट किया। उसका बैग गला काफ़ी खुला था। अचानक ही ऑन को गुस्सा आ गया। उसकी बीवी और अपनी नुमाइश करे, ये तो ऑन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी वो अच्छे से जानता था, इन सब ने एक जैसे ही कपड़े खरीदे थे, यकीनन उन सब का डिज़ाइन भी एक जैसा ही होगा।
यहाँ क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? वो भी उसके करीब जाकर पूछने लगा, जबकि आरजू उसके अचानक आने पर बौखलाकर जाने लगी। कुछ नहीं, बस जा रही थी। रुको, तुम ये दुपट्टा ठीक से लो, पीछे से गला बहुत खुला है। आम सा बंदा हूँ यार, बेबी की नुमाइश पसंद नहीं, इस तरह से घूरो मत, दुपट्टा ठीक करो। ऑन खुद ही आगे बढ़कर उसका दुपट्टा ठीक करने लगा। उसका दुपट्टा ठीक से उसके सर पर सजाकर वो काफ़ी मुतमईन लग रहा था। हाँ अब ठीक है। वो मुस्कुराया, फिर झुका और उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। शादी के 1 महीने बाद तुम्हारी सालगिरह थी ना, हो गई या अभी होनी है? उसका हाथ थामे वो पूछने लगा, जबकि उसकी पेशकदमी का मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। उसे तामिया की बातें याद आने लगी। इस जुम्मे को है, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली। और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसका मतलब इतना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए? चलो जी, कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ये सब कुछ खत्म करके जल्दी कमरे में आना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। उसका गाल खींचकर अपने कमरे की तरफ वो जाने लगा, जबकि तामिया की बातें याद करते आरजू एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। मतलब वो मोहब्बत तामिया से करेगा और 1 साल तक उसे इस्तेमाल करेगा, अपनी माँ की बात मान लेगा और अपनी मोहब्बत भी हासिल कर लेगा। बीच में पिसेगा कौन? सिर्फ आरजू, और तन्हाई सिर्फ आरजू के हिस्से में ही आएगी। क्या तुम मेरे कमरे में सोओगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अंदर आ जाओ। वैसे भी ओन भाई इतना गुस्सा करते रहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जब तक मेरी शादी होती है तुम हमारे साथ ही रहो। दरिश ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बुलाया। ओन ने उसे कमरे में बुलाया था, जहाँ अपने आप को तैयार करने के बाद वो नहीं जा पाई थी। कैसे एक मर्द की सिर्फ ज़रूरत बन सकती थी, जबकि शादी की पहली रात ही उस पर राज खुल चुका था। वो किसी और से मोहब्बत करता है और उसका कभी नहीं हो सकता। आधी रात उठकर अपनी महबूबा से बातें करता है। वो कैसे उसके करीब जा सकती थी, जबकि ना तो उसे प्यार करता और ना ही अपने साथ रखना चाहता था। वो तो सिर्फ अपनी माँ की बात मानकर उसके साथ ये रिश्ता निभा रहा था, जब 1 साल बाद उसे तलाक देकर वैसे ही फारिग करने वाला था। लेकिन ये भी तो हो सकता है आरजू से अच्छी लगने लगी हो और तामिया का भला को भुला दे जिसे वो मोहब्बत करता है। लेकिन पहली मोहब्बत तो कोई नहीं भूलता, तो क्या वो अपनी पहली मोहब्बत भूल पाएगा? नहीं, अपनी पहली मोहब्बत को कोई नहीं। वो सुबह उठते ही अपने काम पर चला गया। आज बहुत ज़रूरी काम था, जबकि पापा को एतराज़ था कि घर में बहन की शादी हो रही है और ये अपनी ड्यूटी संभाल रहा है। बाबा और दया ने उसके पीछे काफ़ी जली-कटी बातें की थी, जिसमें से उसके भाई भी शामिल थे। आज से पहले आरजू ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन न जाने क्यों अब उसे ये बातें बुरी लगने लगी कि कोई उसके शौहर के बारे में इस तरह की बातें करे। लेकिन वो जानती थी उसका शौहर काम ही ऐसे करता है, घर में शादी है और वो न जाने कहाँ चला गया। क्या बोल रहा है तू? ये कैसे मुमकिन है? ये तो मौजा हो गया। उमर खुशी से नाचने लगा। और नहीं तो क्या, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मौजा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस लड़की को मैं चाहूँगा वो इतनी आसानी से मेरी हो जाएगी। तुझे पता है उमर, मैं उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी बर्थडे है। उसकी बर्थडे पर मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा अपने हर बुरे रवैये की, जिसकी वजह से वो हर्ट हुई है। मैंने उसके छोटे से दिल को बुरी तरह से कुचला है, लेकिन मैं उसे अपने एक-एक लफ्ज़ की माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है मुझे माफ़ कर देगी। रात तो वो मसरूफ़ रही और कमरे में नहीं आई, वरना मैं रात को ही उससे माफ़ी मांग लेता। लेकिन अब मैंने सोचा है मैं उसकी बर्थडे पर उससे माफ़ी मांगूंगा और उसे यकीन दिलाऊंगा उससे आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन यार, मेरी जान का अज़ाब बन गई है ये लड़की। उसने अपना फ़ोन उठाया जहाँ पे तामिया की कॉल आ रही थी। न जाने ये चुड़ैल कौन होगी जो मेरे गले पड़ गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूँ। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर तुझे जल्दी ना होती ना तामिया की मेरे साथ बात कराने की, तो ये सब कुछ ठीक रहता। उसने सारा इल्ज़ाम उमर के सर पर फेंका। हाँ तो भाई, मुझे थोड़ी पता था तेरी वाली वही निकलेगी। खैर तू फिक्र मत कर, इसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं। इसने तुझे नहीं देखा और तूने इसे नहीं देखा, बात खत्म। और ये ज़रा सी बातें तो पाकिस्तान में वैसे भी आए दिन होती रहती हैं, उमर ने बेनियाजी से कहा। अरे नहीं यार, ये लड़की मुझे जानती है, यहाँ तक कि ये बात भी जानती है मैं शादीशुदा हूँ। और अगर मैंने इस लड़की को ये कहा कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है उसे तुम्हें समझकर तुमसे बातें कर रहा था, तो ये आरज़ू के पास आकर न जाने क्या क्या बकवास करेगी। तो अब तो क्या चाहता है? उमर ने उससे पूछा। मुझे लगता है एक बार इस लड़की से मिलकर समझाना पड़ेगा कि मैं जिस लड़की को सोचकर तुमसे बातें करता है वो तो मेरी अपनी ही बीवी है, और मैं तुम्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, और ना ही मैं तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ। वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। और अभी घर वापस आया था। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। उसने एक नज़र पूरे घर की तरफ देखा, उसे आरज़ू कहीं नज़र ना आई। अभी एक बार दिल चाहा कि सामने चाहती मैरिज से पूछ ले, लेकिन उससे भी कभी ज़्यादा बात नहीं करता। घर के हर कोने में देखता अपने कमरे में आ गया, उसे वो कहीं नज़र नहीं आई। कमरे में आया तो तामिया का फ़ोन आने लगा। ये चुड़ैल अच्छी गले पड़ गई, अभी इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। वो कॉल कट करता फ़ोन बेड पर उछालता नानने चला गया। आरज़ू अपना कुछ सामान लेने अभी कमरे में आई थी जब उसका फ़ोन बजता हुआ देखा। फ़ोन पर तामिया का नाम साफ जगमगा रहा था। काफ़ी देर बजता रहा, फिर आखिरकार आरज़ू ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, आरज़ू ने फ़ोन उठाकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओन के फ़ोन को हाथ लगाने की? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम में? वो तुम्हें घास तक नहीं डालता और तुम उसका फ़ोन अटेंड कर रही हो। जानती हो उसके बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? तामिया जो कब से ओन का फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रही थी और बार बार फ़ोन कट होने की वजह से काफ़ी गुस्से में थी, उसकी आवाज़ सुनते ही चिल्ला कर बोली, जी मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है,
ऑन ना रहे हैं, आप फ़ोन बाद में कर लीजिएगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा ऑन उसकी आखिरी बात सुन चुका था। आरजू कहीं तामिया से बात तो नहीं कर रही। वो परेशान से उसके करीब आया जब आरजू ने उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाया। आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था, आपसे बात करना चाहती है, बात कर लीजिए। वो फ़ोन उसके हाथ में थमाते कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो उसके पीछे लपका था। लेकिन घर में इतने मेहमान देखकर वो वापस कमरे में आ गया, क्योंकि उसने सिर्फ इस वक्त जीन्स पहन रखी थी और गले में टॉवल डाला हुआ था। वो काफ़ी देर कमरे में यहाँ वहाँ टहलता रहा। न जाने तामिया ने उसे फ़ोन पर क्या कहा होगा, कहीं अपने और मेरे बारे में बकवास तो ना कर दी हो। वो आरजू को सब कुछ क्लियर करना चाहता था, लेकिन अब उसे ये भी परेशानी थी, न जाने तामिया ने उसे क्या बताया होगा। अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता था वो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी। वो काबिल कबूल कपड़े पहनता कमरे से बाहर निकलकर आरजू को ढूंढने लगा। ये घर इतना भी बड़ा नहीं था, न जाने कौन से कोने में छुपकर बैठ जाती कि मिलती ही ना थी। वो खुद ही बुड़बुड़ाता उसे ढूंढने लगा। सुने ताइमी, आपने आरजू को कहीं देखा है? उसने सामने से आती ताइमी से पूछा, जो उसके इस सवाल पर हैरान और परेशान नज़रों से उसे देख रही थी। लगता है फिर से आरजू की शामत आ गई। वो उसे बताने ही वाली थी कि किचन में है, लेकिन फिर सोचा ये ना हो और गुस्से में हो और बेचारी को डांट दे। बेटा, शादी वाला घर है, न जाने कहाँ होगी, यहीं कहीं होगी। कोई काम था तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। वो आरजू की जान बचाने के लिए बोली। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही ढूंढ रहा था। आज अपने मिजाज के खिलाफ मुस्कुरा कर बोला, फिर उन्हें हैरान छोड़कर आगे बढ़ गया। आरजू पे भी लगता है आज ही अपने साथ हुए सारे जुल्म का हिसाब लोगी। ढूंढ ढूंढ कर आखिर उसे किचन में नजर आ ही गई, लेकिन किचन में अकेली नहीं थी, बल्कि मैरिज भी उसके करीब थी। सुनो, तुम्हें बाहर कुछ लड़कियां ढूंढ रही हैं, ऑन ने मैरिज की तरफ देखकर कहा। मैरिज तो उसे देखकर रह गई थी, जो आज पहली बार अपने भाई से मुखातिब हुई थी। जी भाई, मेरी सहेलियां होंगी, मैं बाहर ही जा रही थी। तुम सबके लिए चाय बनाकर बाहर ही ले आना। वो क्या है ना, मेरी सहेली पहली बार हमारे घर आई है और मेरे अलावा किसी को जानती नहीं, मैरिज ने बाहर निकलते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आरजू ने उसे बाहर भेजा, फिर से चाय बनाने में मसरूफ हो गई, जब उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। लड़की, तुम हंसती नहीं हो क्या? हंसने पर कोई पाबंदी है? यकीन करो, हंसते हो बहुत प्यारी लगोगी। जरा मुस्कुरा कर दिखाना। ऑन के अचानक इस तरह से करीब आने पर पहले तो बौखला कर रह गई, फिर भाई की तरफ देखकर उसने जल्दी से अब उसके हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रही हो? बस मुस्कुराने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, फिर खुद ही बाहर चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मुस्कुराता देखे बगैर तो मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलने वाला। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ से मैं शराफत से बिना कोई शरारत किए चला जाऊँ तो मुस्कुरा कर दिखाओ। वो उसे आंख मारकर शरारती अंदाज में बोला। ऑन जी, प्लीज़ जाए यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं? आरजू का सारा ध्यान किचन के दरवाजे पर था। बाहर हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, कोई भी यहाँ कभी भी आ सकता था। बातें मत बनाओ आरजू, मैंने तुम्हें रात को कमरे में बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? कल तुमने अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी की, अब तुम्हें मुस्कुराने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ भी नखरे दिखा रही हो? नहीं नहीं, नखरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं तो वैसे ही तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी भी बातें माननी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मैं तुम्हारे इन खूबसूरत लाल टमाटर गाल पर किस करूँगा, ऐसे जोर से उसके गाल को अपने लबों से छूते हुए बोला। और तुम आगे से कुछ नहीं बोलोगी, वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि आरजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जबकि वो उससे कुछ नहीं कह पाई। नज़र सामने चाय पर जम चुकी थी। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी सारी बातें मानना। ये छोटी सी सज़ा है रात को कमरे में ना आने की। जानता हूँ यार, तुम बहुत बिजी थी, रात को इतना काम जो करना पड़ता है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए घर में और भी लोग मौजूद हैं। तुम फिलहाल अपने शौहर की खिदमत करो, जो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। आरजू, मैं अपने गिर पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बाकी बातें रात को कमरे में आने के बाद, और आज रात कमरे में ज़रूर ना आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आरजू को उसकी एक एक बात झूठ लगी। वो कैसे उस रात की सारी बातें भूल जाती, जब उसने अपनी पहली बीवी को ये कहकर ठुकरा दिया कि उसकी मोहब्बत नहीं मजबूरी थी, सिर्फ उसकी माँ की बहू है इसके साथ, इसलिए उसका कोई आरजू बेटा, आओ और रस्म कर लो। वो जो कब से आरजू को ढूंढ रहा था, ज़ुबैदा की आवाज़ पर फ़ौरन बैठा। वो सामने ही सब्ज़ चूड़ीदार के ऊपर पीली शॉर्ट फ्रॉक पहने लंबा सा दुपट्टा सर पर सजाए इतनी प्यारी लग रही थी कि उनको लगा वो अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की उनने कभी देखी ही नहीं थी। उनका दिल चाहे उसे सारी दुनिया से छुपाकर अपने दिल में रख ले। इससे पहले कि आरजू उसके करीब से गुजरकर रस्म अदा करने स्टेज पर जाती, उनने उसका हाथ पकड़ लिया। सब अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आकर रस्म अदा कर रहे हैं, तुम अकेले ही चलती, मुझे साथ लेकर नहीं जाओगी? वो शरारत से कहता उसके साथ चल दिया। आरजू ने एक नज़र स्टेज से उतरते तामिया की तरफ देखा, जो उन दोनों को देखकर अपनी जलन छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऑन ने मजबूती से उसका हाथ थामा और स्टेज पर चढ़ने लगा। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप प्लीज़ उतर जाएं, उसने तामिया से कहा, जो आरजू को सख्त नज़रों से घूरती स्टेज से नीचे उतर गई। आरजू को इसके इरादे खतरनाक लगे, जब कोई ये समझ नहीं पाई कि ऑन उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहा है। जबकि कुछ फासले पर खड़ी ज़ुबैदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ना था, जो अपने सामने अपनी बहू और बेटे को एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर चढ़ते हुए देख रही थी।
वो खुद बहुत परेशान थी, उनको अचानक क्या हो गया है, तामिया को इग्नोर क्यों कर रहा है। वो तामिया से उस तरह से बात कर रहा था जैसे उसे जानता तक नहीं। तामिया जितनी देर उनके घर में रही बस उसे घूरती रही और अब उसे तामिया से डर लगने लगा। उनको वो समझ नहीं पा रही थी, जबकि पप्पा बहुत खुश थी। और सबसे के सामने जिस तरह और ने उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर गया था, वो तो उस पर सदके वारी जा रही थी। मुझे पता था तू ऑन को अपनी तरफ राग़िब कर लेगी। कैसे प्यार से बात कर रहा था तुझसे, क्यों नहीं बताया मुझे तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका है। पप्पा उस सबके साथ कमरे में ले आई और बातें करने लगी, जबकि ऑन को फ़ोन आने की वजह से वो बाहर निकल गया। सब कुछ ठीक हो गया है ना तुम लोगों में। कितने प्यार से देख रहा था वो तुझे। मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू है ही इतनी खूबसूरत। अब वो उन्हें क्या बताते कि कुछ ठीक नहीं हुआ। ऑन सिर्फ अपनी माँ से क्या हुआ वादा निभा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन पप्पो की खुशी देखकर वो उन्हें ये बात भी नहीं बता सकी। पप्पो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आरज़ू उनके करीब से उठते हुए कहा। तो पप्पो को लगा शायद वो ऑन के बारे में बात करते हुए उससे शर्मा आ रही है, इसलिए मुस्कुराते हुए उसे जाने दिया। ऑन के घर वापस आ जाने के बाद भी वो कमरे में ना गई। उसका इरादा आज भी मैरिश और जरीश के कमरे में सोने का ही था। जब अचानक पप्पो उनके कमरे में आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने कमरे में जाओ ना। उन्होंने 2 बार ऑन को कमरे से बाहर निकलते देखा था। यकीनन वो उसी का इंतजार कर रहा था। जी पप्पू, मुझे जरीश और मैरिश से बातें करनी थी, इसलिए यहाँ बैठ गई। वो बहाना बनाने लगी। बस बेटा, बहुत बातें होंगी, अब जाओ। शोहर को इतनी देर इंतजार नहीं कराते, ना जाने कितने चक्कर लगा चुका है बाहर के। वो तुम्हारी इंतजार कर रहा है, चलो जाओ अपने कमरे में, पप्पू ने उसे प्यार से पिचकारते हुए कहा। आरज़ू मजबूर होकर उठी और कमरे से बाहर जाने लगी, जब अचानक उसका पैर मिला और वो गिर गई। अचानक गिरने की वजह से बेसाख्ता एक चीख उसके मुंह से निकली, जो मेहमानों के साथ तो ऑन को भी मुतवज्जो कर गई, जो अपने कमरे के बाहर टहल रहा था। वो तेजी से भागता हुआ उसके करीब आया। आरज़ू, ठीक तो होना, कैसे गिर गई। उसे सहारा देकर उठाने लगा। ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलूं, वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि उसके लहजे की नरमी और फिक्रमंदी पूरे घर वालों को हैरान कर गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। उसके सहारे से उठकर खड़ी होती हुई कहने लगी। बेटा, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ और कोई मरहम लगा दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जुबैदा ने कहा। वो कहाँ उनकी बातों पर ध्यान देता था या कोई बात मानता, लेकिन आज आरज़ू का सवाल था। उसे उठाकर अपने साथ ले गया, जबकि सबके सामने इस तरह से उठा ले जाने पर आरज़ू नजरें तक ना उठा पाई। वो उसे सीधा कमरे में लाया था। कमरे में अंधेरा था। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया, लेकिन तुम तो पहले ही अपना पैर तुड़वा कर बैठ गई। बहुत गलत बात की। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगले 4 मिनट बाद तुम्हारा बर्थडे वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारा ये बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन तुमने अपना पैर ज़ख्मी कर लिया। वो उसे आराम से बेड पर बिठाता देने में ही कोई मरहम ढूंढने लगा। एक पैर का दर्द, ऊपर से ऑन की गुर्बत, उसे तो जैसे अपना होश भी ना रहा। अब कुछ बोलो भी, ऐसे ही खामोश बैठी रहोगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे बातें करने वाली लड़की चाहिए, गूंगी बीवी से मेरा गुजारा नहीं होता। उसके पैर पे मरहम लगाते कहने लगा, फिर उसका वो पैरों पर कंबल डालकर वो उठ गया। उसके अचानक दरवाज़ा बंद करने पर आरज़ू को घबराहट होने लगी। वो क्या करने वाला था। उसके अचानक लाइट ऑन करने पर आरज़ू ने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें खोलो मेरी जान, क्योंकि अगर तुम देखोगी नहीं तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और पसंद नहीं आया तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और मेरी मेहनत बर्बाद हुई तो स्पेशल सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ इसे ख़राब मत करो। वो उसके कान के करीब बोला था तो उसने फ़ौरन आंखें खोली। हैप्पी बर्थडे मेरी स्पेशल बीवी। ऑन मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठा। कमरा लाइट से चमक रहा था, कहीं कहीं गुब्बारे लगे थे। आज तक जो मैंने गलतियाँ की हैं, प्लीज़ उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, बहुत गलत किया। तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर इतनी भयानक की है कि शायद कभी मुझे माफ़ ना करो, लेकिन फिर भी तुमसे एक मौका मांगता हूँ आरज़ू। मैं तुम्हारे ही लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसके दोनों हाथ थामे ज़मीन पर बैठा उससे माफ़ी मांग रहा था। शायद ये सब ड्रामा उसकी माँ के सामने बात ज़ाहिर करने के लिए था कि वो दोनों एक कपल हैं, लेकिन फिर भी फूफो के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे ऑन की मोहब्बत कबूल करनी थी। छोटी ही सही, लेकिन झूठी ही सही, लेकिन उसने अपनी फूफो को ये बात बतानी थी कि उसने कोशिश ज़रूर की इस रिश्ते को निभाने की। उसने अपना हाथ उसके बंधे हुए हाथों पर रखा। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मैं आपको दिल से माफ़ करती हूँ। और फिर नाजुक सी लड़की उसके सामने हार गई। जब अगले ही लम्हे ऑन ने से अपने सीने में भींच लिया। थैंक यू सो मच आरज़ू। मैं तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तुम्हारा ये बर्थडे बहुत स्पेशल बनाऊंगा। जल्दी करो, 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो सब बोलने का मौका देर बगैर हाथ पकड़ कर उठाने लगा। घर में कोई नहीं पूछेगा, अगर किसी ने पूछा तो कह देना पैर में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आना, पैर में दर्द ना हो। वो कहते हुए बाहर निकल गया, जबकि आरज़ू आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते दरवाजे की तरफ जा रही थी, जब अचानक से पीछे से तायमी ने पूछा, आरज़ू कहाँ जा रही हो। वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। फिर अचानक से उसे ऑन की बात याद आई कि अगर किसी ने पूछा तो कह देना पैर में ज़्यादा दर्द है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वो तायमी, पाँव में ज़्यादा दर्द है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आरज़ू को झूठ बोलते बहुत अजीब लग रहा था। हाय मेरी बच्ची, 1 मिनट में भी हारिस को बुलाती हूँ, तायमी ने फ़ौरन कहा।
नहीं, मैं ओंजी के साथ जा रही हूँ, आरजू ने जल्दी से कहा। तो ताइमी मुस्कुराने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, ज़रूर जाओ। बहुत खुशी हुई तुम दोनों को एक साथ हंसी खुशी देखकर। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो उन्हें दुआ देती कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि ओन उसे ताइमी के पास खड़ा देख चुका था। खबर पहुंच गई, पूरे घर में फैल जाएगी, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। ताइमी तो पूरी न्यूज़ कास्टर है। ओन ने कहा तो आरजू को अच्छा ना लगा। ऐसी बात नहीं है ताई, अम्मी तो बहुत अच्छी है, आरजू मुनमुनाई। हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, बस तुम्हारा शोहर अच्छा नहीं, जिसके पास आते हुए 1000 बार सोचती हो। लेकिन मेरा नाम भी ओन सोच समझ कर रखा गया है। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाने लगा। वो उसे हॉस्पिटल तो हरगिज़ नहीं लेकर गया था, सबसे पहले उसे आइसक्रीम पार्लर लेके गया। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? छोड़ो जो भी है, आज से तुम मेरा फेवरेट खाओगे, वो कहकर पार्लर के अंदर चला गया। आरजू को कहाँ आदत थी अपनी पसंद की कोई चीज़ खाने की, फरमाइश करने की। वो खामोशी से वहीं बैठी रही। तकरीबन 5 मिनट बाद ऑन उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया। ये ले जाने मन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी शौहर का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। वो एक अदा से कहता आइसक्रीम उसके सामने पेश करने लगा। थैंक यू ओन जी, वो इतना ही कह सकी थी। हाय सदके ओन जी, ये लड़की अंदाज कहाँ से सीखे हैं सामने वाले को कत्ल करने के? वो शरारती अंदाज में कहता पूछने लगा। आरजू कंफ्यूज से बैठी थी, उसके किसी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। आइसक्रीम खिलाने के बाद उसने अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। सारे रास्ते गाड़ी में रोमांटिक सॉन्ग्स ही बजते रहे थे। घर आने तक आरजू अपने आप को इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर निभाने के लिए तैयार कर चुकी थी। उसने सोच लिया कि ऑन के साथ एक नया रिश्ता बनाएगी और फिर इसे कभी इस रिश्ते से आज़ाद नहीं होने देगी। वो गाड़ी रुकने गया तो आरजू कमरे में उसका इंतज़ार करने लगी। घबराहट हद से सवा थी, लेकिन आज उसे घबराना नहीं था, उसे ऑन को पाना था हमेशा के लिए। लेकिन क्या वो तामिया का मुकाबला कर पाएगी? अपने ही शौहर को एक गैर औरत से छीन सकेगी? वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। गहरी सोचों में क्या सोच रही हो? मुझे जलन हो रही है। तुम्हारे ओन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उसे छोड़कर किसी और की सोचों में गुम हो, शरारत से बोला। मैं आपको ही सोच रही थी, आरजू बेसाख्ता बोली तो वो खिलकर मुस्कुराया। लड़की, तुम्हें तो दिल खुश करना आता है। तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे साथ इतना बुरा रवैया रखा और उसके बावजूद तुमने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू सो मच। वो उसके दोनों हाथ चूम कर बोला। काफ़ी थक गई हो, सो जाओ, उसे कहता वॉशरूम जाने लगा। क्या मतलब? आरजू परेशान होकर बोली। उसके इस तरह से परेशान होने पर मुस्कुरा दिया। हाँ, इस सादगी पर कौन ना मर मिटे। मेरा मतलब यह है कि आप थक गई हैं, सो जाएं। आरजू, मैं तुमसे मोहब्बत की है। जानता हूँ तुम फिलहाल इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रही, और जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। जब तक तुम खुद मुझे अपने पास नहीं बुलाती। लेकिन ज़्यादा देर में इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को समझने का थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, और थोड़े से वक्त का मतलब बस थोड़ा सा वक्त है। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बगैर छोटी मोटी गुस्ताखियाँ होती रहेंगी। और अब जाओ, आराम करो। वो शरारत से कहता आँख दबाकर कहता वॉशरूम में गुम हो गया। ड्यूटी से घर आकर वो सबसे पहले उसे देखना चाहता था। उसे ढूंढते हुए सबसे पहले किचन में आया। उसके अंदाजे के मुताबिक किचन में ही थी। अर्जुन, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, उसके पीछे आकर कहने लगा, और अपने हाथ से एक शॉपर से देने लगा जिसमें बहुत सारी चूड़ियाँ और शायद पायल थी। आपको तो ये पसंद नहीं? आरजू कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली। मेरी जान, मत याद दिलाओ, मेरी ज़िंदगी के सियाह तरीन दिन थे। तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ बहुत सजती हैं। जल्दी से इन्हें पहनो और मुझे मेरे कपड़े निकाल कर दो। ऑन ने हुक्म चलाया। आपके कपड़े तो आपकी अलमारी में हैं ओन जी, आरजू ने कहा। उसके ओन जी कहने पर ऑन ने एक बार फिर से अपना दिल थामा। जानता हूँ मेरे कपड़े मेरी अलमारी में हैं, लेकिन मुझे मेरे कपड़े निकाल कर तुम दोगी, इन्हें इस्त्री करके तुम दोगी। आज से मेरे सारे काम तुम करोगी। जल्दी आओ कमरे में, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका गाल चूमकर बोला, जबकि उसकी इस हरकत पर आरजू बौखला के इधर उधर देखने लगी। रिलैक्स मेरी जान, किसी ने नहीं देखा। वो उसकी हालत से लुत्फानंदोज़ होते हुए बाहर निकल गया, जबकि आरजू फ़ौरन बाहर किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जहाँ हानिया बाहर खड़ी शरारती नज़रों से उसे देख रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा, वो शरारत से कहती किचन में चली गई, जबकि आरजू शर्मिंदा से अपने कमरे की तरफ भाग गई। सुबह ऑन तामिया से मिलने रेस्टोरेंट में आया था। पहले तो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा। पिछली बार की तरह वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। वो उसे देखने के लिए कितना बेचैन था, और उस दिन वो आई ही नहीं। काश वो उस दिन यहाँ आ जाती और उनको उसी दिन ही सब पता चल जाता। उसका इंतज़ार करते करते वो थक चुका था, जब एक लड़की उसके सामने आकर बैठी। उसने 1 मिनट न लगाया उसे पहचानने में। ये वही लड़की थी जो रात उस लड़के के साथ कार में कहीं जा रही थी। तुम? ऑन ने सवालिया अंदाज में कहा। तो क्या तुम हो तामिया जिससे मैं फ़ोन पर बात करता हूँ? हाँ, मैं ही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारी मामू की बेटी हूँ, जानती हूँ। हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कहीं देखा और मुझसे प्यार करने लगे। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं चाहता हूँ, और दूसरी बात, तुमने सोचा भी कैसे तुम जैसी घटिया लड़की से मैं प्यार करूँगा? उसकी बात काट कर बोला। हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस?
मैं तो भड़क ही उठी थी। और बीबी आवाज़ कम करो, पहले अपनी ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम वो लड़की हो जो दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम आती हो। तुमने सोचा भी कैसे मैं इंस्पेक्टर ऑन नक्की तुमसे प्यार करूँगा? तुम्हारी औकात है मेरे सामने बैठने की? मेरी नज़र में तुम वो 2 टके की लड़की हो जो चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, जो चंद नोटों के लिए लोगों का टाइम पास बनते हुए फ़ख्र महसूस करती हो। और मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरी आरज़ू हो। तुम तो मेरी आरज़ू की जूती के बराबर भी नहीं। ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना ही मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है। तुम यही समझ लेना, और नकवी भी उन लोगों में से एक था जो तुम्हारे साथ टाइम पास करता है। और ये रही कीमत मेरे इस टाइम पास की। उसके सामने चंद नोट रख कर चला गया वो शख्स। पल में इस लड़की को तवाइफ के अहदे पर फाइज कर गया था। पिछले 2 घंटे से मुसलसल उसका फ़ोन बज रहा था, जबकि अपना लैपटॉप में घुसा बार बार फ़ोन काट रहा था। आरजू पे अपना काम ख़त्म करके कमरे में आई थी। उसे आते देख उसने फ़ौरन अपना काम बंद कर दिया। इतनी देर से क्या कर रही थी? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। सारे नौकर मर गए हैं क्या जो तुम काम कर रही हो? ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए एक अलग नौकर रख लेता हूँ। मेरी बीवी को नौकर ही बना दिया है। सुबह अंधेरे में कमरे से निकल जाती है और अंधेरे में ही रात को वापस आती हो। वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। अरे नहीं नहीं, कोई ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाता है? ये सब कुछ तो मैं खुद अपने शौक के लिए करती हूँ। आरजू ने मुस्कुरा कर कहा। काम कौन शौक से करता है मेरी झुल्ली बीवी? वो कहते हुए उसके चेहरे पर झुका। इससे पहले वो कोई गुस्ताखी करता, आरजू ज़रा सा पीछे हटी। क्या यार, सारा मूड ख़राब कर दिया क्या? अब मैं अपनी बीवी को एक किस भी नहीं कर सकता? ऑन मुँह बनाकर पीछे हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था, आरजू ने फ़ौरन घबरा कर कहा। मतलब मैं कर सकता हूँ। ऑन फ़ौरन उसके करीब आया। वो अभी तक सवालिया अंदाज में उसके चेहरे पर देख रहा था। उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसे छूना नहीं चाहता था। जवाब दो, ऑन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए कहा। मैं क्या कहूँ? आरजू मिनमिनाई तो ऑन मुस्कुरा दिया, जबकि उसकी गुर्बत आरजू के होश उड़ा रही थी। मतलब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? वो उसके मज़ीद करीब हुआ। उसकी बात सुनकर आरजू का नन्हा सा दिल कांपने लगा, जबकि ऑन का सारा ध्यान उसके कपकपाते होठों पर था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें नहीं लगता हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं? ऑन ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर झुककर अपने प्यार की पहली मोहर जब्त की। जबकि वो आंखें बंद की उसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में दबोचे उसके लम्स को महसूस कर रही थी। जब ऑन ने उसकी हालत पर तरस खाते हुए उससे दूरी बनाई, आरजू अभी तक उसी हालत में खड़ी उसकी शर्ट को पकड़े हुए थी। आज के लिए इतना रोज़ काफ़ी है, बाकी तुम्हारी इजाज़त के बाद। वो उसके कान में सरगोशी करता उससे दूर हुआ। तुम्हें देख कर लग रहा है जैसे तुम मुझे दिल से इजाज़त दे रही हो, वो मुस्कुराते बोला। तो आरजू फ़ौरन उससे दूर होकर बिस्तर में घुस गई, जबकि अब दिल के साथ पूरा जिस्म भी लरज़ रहा था। जब ऑन ने बिल्कुल उसके करीब आकर लेटते उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। आज मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा, तुमने एक बार भी नहीं कहा ऑन जी। वो शरारत से उसके बाल सहलाते हुए बोला। उसकी बात के जवाब में आरजू कुछ नहीं बोले। देखो, अब तुम चुप रहकर मुझे मज़ीद शरारतों पर मजबूर कर रही हो। मैं क्या बोलूँ? इस बार वो फ़ौरन बोली। मेरा नाम लो। ऐसे लगता है तुम्हारी ज़ुबान से अदा होने के लिए मेरा नाम लिखा गया है। वो उसके लबों को अपने अंगूठे से सुलाते मज़ीद उसके करीब हुआ। ऑन जी। वो उसके एक हाथ उसके सीने पर रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। हाय मैं सदके, तुम तो मार डालोगी मुझे। वो मुस्कुराकर लाइट ऑफ करके आंखें मूंद गया, जबकि उसे इस तरह सोते देख आरजू ने सुकून का सांस लिया और आंखें बंद कर ली। न जाने रात को कौन सा पैर था कि उसका फ़ोन बजने लगा। ऑन की नींद थी न जाने क्या, वो सोए ही जा रहा था, जबकि बार बार फ़ोन बजने की वजह से आरजू की नींद ख़राब हो चुकी थी। एक बार उसका दिल चाहा ऑन को जगा दे, लेकिन फिर उसकी बेबाकियाँ याद करते हुए उसका सोना ही बेहतर समझा। वो उसके ऊपर से आते जाते उस फ़ोन उठा चुकी थी। फ़ोन पर तामिया का नाम जगमगा रहा था। उसका दिल अचानक से ही दुख से बढ़ने लगा। रात भी खुशफ़हमियों के ज़ेर असर वो सोई थी। फ़ोन पर नाम देखकर उसकी सारी खुशफ़हमियाँ हवा हो गई। पहले सोचा फ़ोन वापस रख दे, फिर ऑन की नींद ख़राब होने के डर से उसने फ़ोन उठा लिया और अपने आप को तामिया की बातें सुनने के लिए तैयार कर लिया। हेलो, आरजू ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किया। हेलो आरजू, तामिया फ़ोन पर रोते हुए मुखातिब हुई। हेलो अभी, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो हैं? आरजू ने फ़िक्रमंदी से पूछा। आरजू प्लीज़ ऑन से कहो मुझसे बात कर ले। प्लीज़ उससे बताओ मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी उसके बगैर। उससे कहो बस एक बार मुझसे बात कर ले। तामिया फ़ोन पर मुसलसल रोई जा रही थी। आप भी प्लीज़ ऐसे ना रोएं, आरजू फ़िक्रमंदी से बोली। कैसे ना रोऊं आरजू? वो कहता है वो मुझसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारी जैसी मासूम लड़की को धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है वो तुम्हारे साथ इस शादी को निभाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे सकता है। आरजू का दिल चाहा भी ऑन को गिरबान से पकड़कर उठाए और कहे कि कर लो तामिया से शादी, मैं कभी तुम्हारे और उसके बीच नहीं आऊँगी। लेकिन कहाँ से लाती हो इतनी हिम्मत? ऑन के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, तो उससे ये बात करने की हिम्मत कहाँ से लाती? अभी वो तामिया को की ये बात सुन रही थी कि ऑन की आँख खुल गई। उसके हाथ में अपना फ़ोन देखकर समझ चुका था इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है। फ़ोन रखो, वो गुस्से से बोला। ऑन जी प्लीज़, आप ही हैं, आप बात तो कर लें। आरजू रोते हुए फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा फ़ोन बंद करो अभी इसी वक्त, वो चिल्ला कर बोला, जबकि उसके इस तरह चिल्लाने पर आरजू ने फ़ोन काट दिया।
ये बात तो तामिया रेस्टोरेंट में ही बता चुकी थी। उसके मामू उस्मान की बेटी है, फिर जाहिर सी बात है आरजू उस घर की बेटी हुई थी। उसे आरजू के मुँह से आप ही सुनकर हैरानगी नहीं हुई। उसे रोते देखकर ऑन ने अपने सीने से लगाया। तुम क्यों रो रही हो ऐसी चीप लड़की के लिए? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो कितनी घटिया और गिरी हुई है। वो उसे अपने सीने से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आज के बाद ऐसी लड़की के लिए तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। चलो अब आराम से सो जाओ, हमने कल कहीं जाना है, सुबह सुबह निकलना होगा। वो उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आरजू ने कुछ पूछना मुनासिब ना समझा। ये तो वो अभी तक सोच रही थी कि इसकी आपी को इतने गंदे लफ्ज़ों से वो क्यों पुकार रहा है। सुबह होते ही आरजू कमरे से निकल गई। आरजू बेटा, इतना वक्त हो गया है और अभी तक काम पर नहीं गया? जुबैदा ने ऑन की गाड़ी बाहर खड़े देखकर पूछा। नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं जागे नहीं है, वरना तो कब के चले गए होते। आरजू ने कहा। आरजू बेटा जाओ देख के आओ, 10 बज रहे हैं। जुबैदा बेगम ने उसे कमरे की तरफ भेजते हुए कहा। ऑन का आधी रात वाला गुस्सा याद करते उसे डर लग रहा था, न जाने वो अभी तक किसी मूड में ही ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है अपने कमरे में, जहाँ ऑन अपने छोटे बैग में कपड़े रख रहा था। जल्दी कदम चलाओ, वो उसे देखकर बोला, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। आरजू जल्दी से कदम कमरे के अंदर रखे और उसके पास आई। जल्दी से अपने 2-3 ड्रेसेस पैक करो, हम कहीं जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हुए उसे बोला। कहाँ? आरजू ने पूछा। सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। लेकिन फिर भी वो हल्का सा मुनमुनाई, न जाने उसके सामने उसकी आवाज़ कहाँ चली जाती थी। तुम समझ लो हम हनीमून पर जा रहे हैं, ऑन शरारत से आंख दबाकर बोला। लेकिन उसके हाथ से पसीना देख वो हंसने लगा। यार एक काम है जिसकी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। डीसीपी सर ने मेरी कोई बात ना मानने की कसम खा रखी है, लेकिन जब उनको बताया कि अभी शादी हुई है तो उन्होंने मुझ पर थोड़ा सा तर्स खाते हुए अपनी बीवी को साथ ले जाने का ऑर्डर दे दिया। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो और तुम बस समझ लो कि तुम्हें दिया हुआ मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। वैसे भी मेरी जान, तुम्हारी 18वीं बर्थडे गुजरे हुए आज 8वां दिन है और तुम्हें देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि तुम खुद से मुझे अपने पास नहीं बुलाओगी। मुझे ये काम खुद ही करना होगा। अब तुम्हारी इजाज़त मुझे बुढ़ापे में ही मिलेगी। इतनी देर में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऑन के कहने की देर थी कि आरजू की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। आरजू तुम ठीक तो हो? तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसका पसीना अपने हाथ से साफ करते हुए पूछने लगा। ओह अच्छा, अब मैं समझा। मेरी जान, अब मैं क्या करूँ? तुम खुद तो मुझे अपने पास कभी नहीं बुलाओगे और मेरे आने पर तुम्हारे इस तरह से पसीने छूट रहे हैं। अब अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती तुम्हारी तरफ से किसी बुलावे की तो मैं सब्र कर लेता, लेकिन तुम्हारी ये शर्म हया मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सो बी रेडी। आँख दबाकर फिर से सामान पैक करने लगा। घर वालों से क्या कहेंगे? आरजू ने अपनी तरफ से बहाना सोचा। मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूँ, वो मुस्कुरा कर कहते बाहर जाने लगा। मैं कुछ चीज़ें ले आऊँ, तब तक अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारे पास ठीक 15 मिनट है और जब मैं आऊँ तो मुझे गेट में मिलो। वो जाते जाते भी उसके लबों पर अपनी प्यार की निशानी छोड़ गया। अब इसकी वजह से 15 मिनट ही वेस्ट मत कर देना। उसका इशारा उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर पर था, जबकि आरजू की हालत 15 मिनट ज़ाया करने वाली ही हो गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपना सामान पैक कर चुके थे। इतनी देर लगा दी आरजू? मैंने सिर्फ 2 छोड़े पैक करने का बोला था। और ने उसका बैग उठाते उसे नीचे आने का इशारा किया तो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। मैं आपको इस चीटिंग के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी हानि आपी। वो मुँह बनाकर जा रही थी। बस मुझे मेरे तेवर का बहुत ख्याल रहता है। हानि शरारत से कहते अंदर चली गई। पप्पू के सामने रुकी जब ने उसका हाथ थाम लिया। आप सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी रुखसत ही नहीं कर रहा है यहाँ से। और ऊँची आवाज़ में कहते उसे अपने साथ ले गया। उन्होंने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसका बैग डिग्गी में रखा। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मेरे साथ आने पर? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, इस तरह से मुझसे डर क्यों रही हो आरजू? अब तो हम में सब कुछ ठीक हो चुका है ना? उससे ज़्यादा वो खुद को यकीन दिलाते हुए पूछ रहा था। जी ओन जी, मेरा ऐसा कोई, वो बस इतना ही बोल पाई। हाँ जानता हूँ तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ओन हंसते हुए बोला। सफ़र के दौरान बार बार उसे कभी कुछ खाने को बोलता तो कभी कुछ, लेकिन उससे कुछ खाया ही नहीं गया, यहाँ तक कि लंच भी नहीं किया। हम बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। दरअसल हम कराची जा रहे हैं। वैसे तो मैं फ़्लाइट में जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे पासपोर्ट नहीं है, इसीलिए इस तरह से जा रहे हैं। आप अकेले चले जाते हैं। आरजू ने हल पेश किया। अब अकेले जाने में क्या मज़ा? अब बंदा शादीशुदा है, ओन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी जिसके पास इतनी हसीन बीवी हो उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। यहाँ 2 ही कमरे थे, एक छोटा सा किचन था। पूरा फ्लैट बंद था। सीधे चलते हुए उसने अंदाज़ा लगाया कि घर ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सुथरा है। थोड़ा गंदा है, लेकिन हमने कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है, ओन ने सफाई पेश करते हुए कहा। जिन नज़रों से वो उसको देख रही थी, ओन इस घर की गंदगी देख कर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। बोला भी था साफ़ करवा देना, फिर भी कमीने ने साफ़ नहीं करवाया। वो बुड़बुड़ाता आगे बढ़ा और एक कमरा खोला। पूरे घर की निस्बत ये थोड़ा साफ़ था, लेकिन यहाँ भी जगह जगह सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। दरअसल ये बहुत सारे लोगों के इस्तेमाल में रहा है।
हमसे पहले कुछ लोग इस फ्लैट में रहते थे, इसलिए इसका हाल काबिल कबूल नहीं। लेकिन अभी ये लोग चले गए हैं, सुबह मेड आएगी, सब साफ कर देगी। अब तो बहुत वक्त हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? और ने जाने से पहले पूछा। नहीं, आप जाए, मैं नहीं डरूंगी, अभी तो बहुत रोशनी है। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो उसे छोड़कर खाना लाने गया। आरजू ने एक नज़र पूरे फ्लैट को देखा, जो वाकई इसके रहने के लायक हरगिज नहीं था। ऑन का क्या है, वो तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। आरजू ने दिल में सोचते हुए झाड़ू उठा लिया। ऑन जल्दी जल्दी के चक्कर में भी 1 घंटा लगा के आया था। जब उसने सीढ़ियों पर पहला पैर रखा, वो समझ गया कि आरजू अपना काम कर चुकी है। मजाल है लड़की थोड़ी देर आराम से बैठ जाए, सुबह मेड ने आकर वैसे भी साफ ही कर देना था। वो बुड़बुड़ाते हुए बोला। मैंने तुम्हें रेस्ट करने का कहा था। वो कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। आरजू बेड पर लेटी दुनिया जहाँ से बेगाना थी, और मुस्कुराए बगैर न रह सका। सारे दिन सफ़र में और अब इस घर की सफाई में बेचारी बहुत थक चुकी थी। और किचन में आया, जो पहले से काफ़ी बेहतर और साफ़ सुथरा लग रहा था। यकीनन वो भी ही सोई थी, वरना जो हाल उस किचन का देखकर गया था, इतनी जल्दी तो ये साफ़ नहीं होना था। और ने डिश में खाना निकाला और ट्रे में रखकर कमरे में आ गया। आरजू उठो, खाना खा लो, फिर आराम से सो जाना। वो उसे प्यार से जगाते हुए बोला। आज के बाद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कल से मेड आएगी, सारे काम वो करेगी। तुम्हें यहाँ अपना ख्याल रखने के लिए लाया हूँ, घर चमकाने के लिए नहीं। उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोला। क्यों जी, आपको पसंद नहीं आई घर की सफाई? वो मासूमियत से पूछने लगी। पसंद आई, बहुत पसंद आई, लेकिन तुम्हें ये सब काम करने के लिए मैं नहीं लाया यहाँ। मैं यहाँ तुम्हें लाया हूँ ताकि हम थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार कर एक दूसरे को समझे, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी खूबसूरत हो। इसलिए आज के बाद तुम्हें इस सब कामों में उलझा ना देखो। आज की मैं समझा रहा हूँ तुम्हें गंद में आज मैं समझ रहा हूँ तुम्हें गंद में रहने की आदत नहीं, लेकिन आइंदा तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, ना यहाँ और ना घर जाके। आई बात समझ? ऑन मुस्कुराते हुए समझाने लगा तो आरजू ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि उनको अपने हाथों से खाना खिलाने से रोकने की कोशिश भी की। क्या मसला है, खिला रहा हूँ ना मैं, ऑन ने उसका हाथ पीछे करते हुए कहा। आप खुद भी तो खाएं। वो फिर हल्का सा मुनमुनाई तो हंसने लगा। मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम्हें मुझे खिलाना चाहिए, ऑन ने शरारत से कहा। और शर्माना बंद करो, मुझे खिलाना शुरू करो। आपकी बार ऑन ने हुक्म दिया, जिस पर थोड़ा घबराते थोड़ा शर्माते आरजू ने अमल करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी नैनी नैनी शरारतों में ये 3 दिन कैसे गुजरे उन दोनों को पता ही ना चला। 3 दिनों में आरजू को लगा वे एक अलग जहां में है। उनके साथ गुजारा ये वक्त आरजू को हमेशा याद रहेगा। एक अलग दुनिया में ओन ने उसे बहुत खुशियां दी थी, और जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा खुश किया था वो तामिया की कॉल को इग्नोर करना। तकरीबन मुसलसल ही वहाँ ओन का फ़ोन बजता रहा, लेकिन उसे इग्नोर किए बस आरजू में ही खोया था। वापिस आकर वो बहुत खुश थी। हानिया से ओन के नाम से चिढ़ती तो कभी पूछती कि वहाँ क्या क्या हुआ, जबकि कुछ ना भी होने के बावजूद आरजू पर शर्माई जा रही थी, लेकिन ओन के साथ खुशी कोई भी उसके चेहरे पर देख सकता था। ओन का फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। आज उसने तामिया से आखिरी बात करने का फैसला कर ही लिया था। फ़ोन उठाकर से पहले कुछ कहती वो रोते हुए बोलने लगी। आरजू, तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब तक मेरे किए के बदले ले रही हो मुझसे। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो आरजू? तुम्हारा दिल तो इतना नरम था, तुम इतनी जालिम कैसे बन गई? तुम्हें अपनी बहन पर तरस नहीं आता? तामिया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, जबकि इस तरह रोने पर आरजू को रोना आने लगा। तभी ऑन नहाकर बाहर निकला। उसे इस तरह से रोते देख अपना फ़ोन उसके कान के साथ लगाते कर वो खटका और उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसे कहो आज के बाद तुम मेरे शोहर को फ़ोन नहीं करना, ऑन उसके करीब आकर बोला। वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। आरजू ने रोते हुए फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन ऑन ने लेने से इनकार कर दिया। उसे कहो आज के बाद ही तुम्हारे शोहर को फ़ोन नहीं कर सकती। उसे मना करो, बोलो उसे मैं तुम्हारा शोहर हूँ, किसी दूसरी औरत का मुझ पर कोई हक नहीं। ऑन गुस्से से कह रहा था। मैं ये नहीं कह सकती, वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। आरजू ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाना चाहा। कहो आरजू, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, वो गुस्से से बोला। कहो आरजू, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। उसका गुस्सा देखकर आरजू को रोना आने लगा, जबकि ऑन दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसे जाता हुआ वो देख नहीं सकती थी, लेकिन अपनी बहन का दिल मजीद नहीं दुखा सकती थी। तुम्हें अपनी बहन से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है? ऑन ने दरवाज़ा खोला जब उसे अपने कानों में आवाज़ सुनाई दी। बस बहुत हो गया, आप आज के बाद मेरे शोहर को फ़ोन नहीं करेंगे। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। गैर मर्द से बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बहन के शोहर के बारे में ऐसे कहते हुए? आज के बाद मेरे शोहर को फ़ोन करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। वो रोते हुए कहते फ़ोन बंद कर चुकी, जबकि तामिया परेशान अपने फ़ोन को देख रही थी। ऑन ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता से पलटकर उसके पास वापस आया। बहुत वक्त आया कर दिया तुमने आरजू, अब मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो उसके लबों पर झुकते हुए बोला, और इस्तेहकाक से भरपूर महर उसके लबों पर जब्त कर दी। आज मैं सारी दुनिया में दाद देना चाहता हूँ, ताकि कोई हमारे बीच ना आए। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। उसे अपनी बाहों में भरे बेड पर ले आया। आज तुम्हारी इस बात ने तुम्हारी रजामंदी का सबूत दे दिया। आरजू, ये तो मैं पहले दिन से ही समझ लिया था कि तुम खुद मुझे कभी अपने करीब नहीं बुलाओगी।
और अब तुमसे दूर रहने का मेरा कोई इरादा नहीं। आई लव यू। उसके लबों पर झुकते हुए बोला जब आरजू ने अपना आप उसको सौंपते उसके सीने पर सर रख दिया और उन्हें से अपनी बाहों में भरते तहफ़्फ़ुज़ बड़ा हिसार फराहम किया। ओन के साथ उसके दिन रात किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजर रहे थे। ओन की मोहब्बत ने उसे बहुत बदल दिया, लेकिन ओन के सामने वो अब भी वैसी ही थी, उसकी नज़रों से भी शर्मा जाती। ओन की नज़र में उसे अपना आप खूबसूरत लगने लगा। ओन की प्यार लुटाती नज़रें उसे दिन ब दिन खूबसूरत बना रही थी। हर दिन ओन का एक नया अंदाज था, हर तरीके से उसे सराहता था। वो सरापा इश्क बना उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात कर रहा था और आरज़ू हर मनफी सोच भुला के सिर्फ और सिर्फ ओन की मोहब्बत में डूब चुकी थी। क्या कर रही हो ओन जी की जान? ओन ने फ़ोन करके पूछा। मैं आपके लिए स्पेशल कुछ बना रही हूँ, वो शर्माते हुए बोली। मतलब आज इतनी सारी पलटन में किसी को मेरी याद आ गई? आप घर वालों को पलटन क्यों कहते हैं? आरज़ू को अच्छा ना लगा। अब इतने सारे हजूम को पलटन नहीं तो क्या बोलूँगा? हर वक्त मेरी बीवी पर कब्जा किए रहते हैं। मजाल है जो उसे थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेने दे। खैर छोड़ो, तुम उन्हें सुनाओ, उन्हें छोड़ो, तुम सुनाओ आज रात का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं। ओन की बात अधूरी थी। आरज़ू जल्दी से बोल पड़ी। मेरा मतलब अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। कोई प्लान बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आज मेरा प्लान है। ओन की ने उसकी बात सुनते हंसते हुए कहा। बारिश का मौसम है, अगर बारिश ना हुई तो शाम को कहीं बाहर चलेंगे, और अगर बारिश हुई तो इसे बारिश में भीगेंगे। क्या ख्याल है? वो अपना प्लान बनाते उससे पूछने लगा। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और जी मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। बारिश ना भी हुई तो बिजली ज़रूर कड़केगी। प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाएंगे? आज तो घर पर भी कोई नहीं, आरज़ू ने जल्दी से बताया। कोई घर पर नहीं है? क्यों, कहाँ गई है सारी पलटन? और जी आप बार बार घर वालों को पलटन तो ना कहें। आरज़ू को फिर बुरा लगा। अच्छा नहीं कहता, तुम बिजली कड़कने से डर क्यों लगता है? इस वक्त घर वालों के बारे में वो हरगिज़ बात नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं जब बिजली कड़कती है तब मेरे हाथ पैर कांपते हैं, दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और बहुत डर लगता है, आरज़ू ने बताया। मेरी जान, तुम भी ना आम लड़कियों जैसी हो। बारिश में भी कोई डरने वाली चीज़ है? इतना प्यारा और हसीन मौसम होता है। और सुनो, वैसे ऐसे मौसम में बहाने नहीं करने चाहिए। शोहर को खुद से दूर नहीं रखना चाहिए। ओन शरारत से कहता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। मैं अब जल्दी घर आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा मतलब तुम्हारे डर की वजह से अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारे पास आऊँगा, तो तुम्हें भी तो मेरे पास आना पड़ेगा। वो अभी भी पास ना आया। ओन जी मेरी जान भी सदके, तुम्हारा थोड़ा सा काम है, निपटा कर आता हूँ। मेरे आने से पहले मेरा एक काम कर देना, ओन फ़ोन रखने से पहले कहा। जी ओन जी बोले ना, आरज़ू ने ताबेदार बीवी की तरह कहा। मेरे आने से पहले रेड ड्रेस पहन लेना, ओन ने कहा तो आरज़ू शर्मा दी। वो जानती थी ओन का इरादा उसे शर्माने पर मजबूर करना ही था। ओन जी प्लीज़ फ़ोन उठाइए। बहुत कोशिश के बाद भी फ़ोन ना लगा और एक बार फिर से बिजली कड़कने लगी। इस बार बिजली कड़कने के साथ लाइट भी चली गई। अब तो आरज़ू को और रोना आने लगा। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे बिजली कड़क के साथ उसके कमरे की खिड़की तक आ पहुंची है। उसे लगा भी बिजली कड़केगी और अगली बार उसे आग लग जाएगी। वो बचपन से ही बिजली से बहुत डरती थी और तायमी से और डराती। घर में तो हमेशा तायबों के पास रहती थी ऐसे मौसम में, और वो उसे अपने सीने से लगाकर ही समझाता है कि बिजली से कुछ नहीं होगा, और फिर तायमी से डराते हुए देख ऐसे वाक़यात सुनाती जिनमें बिजली गिरने की वजह से लोग जलकर मर गए थे। और अब उसमें कितनी सच्चाई होती ये तो वो नहीं जानती, लेकिन ये डर बचपन से ही उसके दिल में बैठा था। बारिश के साथ उसके रोने में भी शिद्दत आ गई। अपने कमरे से बाहर निकल के सीढ़ियों के नीचे बैठ गई, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था और बिजली कड़कने से वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती, लेकिन आवाज़ की वजह से उसे और भी रोना आ रहा था। और जल्दी घर आना चाहता था, लेकिन अचानक मीटिंग की वजह से रुकना पड़ा और फ़ोन भी साइलेंट पर लगाना पड़ा। अब मीटिंग खत्म हुई तो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। रात के 8:30 बज चुके थे। उसने आरज़ू का नंबर मिलाया, लेकिन बार बार फ़ोन करने पर भी नंबर ना लगा। पता नहीं आरज़ू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। सोचते हुए उसने घर की राह ली। इसे आरज़ू की डेढ़ वाली बात याद आई तो ज़ुबैदा को फ़ोन करने लगा। हाँ, ओन बैठा अपने फ़ोन पर ओन का फ़ोन आता देख ज़ुबैदा बहुत खुश हुई। आप घर पे हैं या अभी शादी वाले घर पे ही हैं? उसने जल्दी से अपना सवाल पूछा। बेटा बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, मैंने सोचा ज़रा बारिश कम हो जाए तो फिर निकलते हैं। ज़ुबैदा भी बोल ही रही थी कि ओन ने फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं बहुत कोशिश के बावजूद जल्दी नहीं आ सका। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया और आरज़ू के नंबर पर सेंड किया। उसे लगा आरज़ू शायद उससे नाराज़ हो गई है, लेकिन अब भी कोई रिप्लाई ना आया। उसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। आधे घंटे का रास्ता उसने 10 मिनट में तय किया। वहाँ काफ़ी देर बेल बजाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर उसे लगा शायद बिजली नहीं है, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छा चुका था। ना बिजली होने की वजह से इनकी घर की बेल नहीं बजती थी। बिजली नहीं है, यूपीएस किस बेवकूफ़ ने ऑफ़ किया है। उसने सोचते हुए दोबारा से आरज़ू का नंबर मिलाया, जो बज कर बंद हो गया। अब कोई जवाब ना मिला। बारिश अपनी शिद्दत पकड़े हुए थी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बेसुध। अब भी कोई जवाब ना मिला।
अब उसे आरज़ू की फ़िक्र होने लगी। इस घर में 2 नौकरानियाँ काम करती, लेकिन वो भी 6 बजे अपना काम कर ख़त्म करके अपने घर चली जाती। अब ओन के पास दीवार पर लगने के अलावा और कोई रास्ता ना था। उसने बड़ी मुश्किल से दीवार पर लांघी और अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन आरज़ू यहाँ नहीं थी। वो पूरे घर में उसे तलाश करने लगा। जब वो सीढ़ियों के नीचे खुद में सिमटी अपने कानों पर ज़ोर से हाथ रख के रो रही थी, ओन जल्दी से उसके करीब आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते हुए वो बलक बलक कर रोने लगी। आई एम सॉरी आरज़ू, मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका। प्लीज़ रोना बंद करो। उसे अपने साथ लगाया, वो चुप करवाने लगा। बहुत बुरे हैं आप, मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, बहुत गंदे हैं आप। वो मुसलसल अपने नाजुक हाथ उसके सीने पर मुक्के मारते उसके साथ चिपकी हुई थी। डर की वजह से उसका रूम काँप रहा था। ओन को अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ। बस मेरी जान, आइंदा ये गलती नहीं होगी, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। वो अपने साथ भींचे हुए मुसलसल उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसे ही रोते हुए उठाकर उसे अपने कमरे में ले आया। आई प्रॉमिस आइंदा कभी ये गलती नहीं करूँगा, और इस मौसम में तो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में नहीं बताता तुम इतना डरती हो। शाबाश, अब चुप हो जाओ। ओन के सारे कपड़े भीगे हुए थे, जिसकी वजह से आरज़ू भी तकरीबन भीग चुकी थी। वो उसे बेडरूम में लाया और आहिस्ता से बेड पर बिठाकर उठने लगा। ओन जी प्लीज़ मुझे मत छोड़ कर जाए, मुझे बहुत डर लगता है। वो उसके साथ मजीद लगते उसे मजबूती से पकड़ते हुए बोली। ओन ने उसके करीब से उठने का इरादा कैंसिल करते उसे अपनी बाहों में लिया। कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास। कभी बात नहीं करूँगी आपसे, बहुत ज़्यादा वाला नाराज़ होंगी। उसके साथ लगी वो बोल रही थी। उसकी बात पर ओन बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हाँ, बारिश के बाद है ना? ओन धीरे से बोला तो उसने इसरार में करते हुए लाई। यानी बारिश के इस मौसम में उसे दूर जाने का इरादा नहीं रखती थी। यानी अभी नाराज़ी हो तुम मुझसे? ओन ने आहिस्ता से पूछा। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद आपसे बात नहीं करूँगी, वो उसके साथ चिपकते हुए बोल रही थी, जब ओन ने अपने लब उसके होंठों पर रख दिए। अभी राज़ी हो तो इस मौके का फ़ायदा उठाने दो, वो कहता हुआ इस पर झुका। उसकी रेड ड्रेस देखकर वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था कि उसकी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बारिश ने उन्हें मज़ीद एक दूसरे के करीब कर दिया। ओन धीरे से धीरे उसकी ज़ात पर इस कदर छाया कि बारिश और शिद्दत से बिजली की कड़क उसे भूलने लगी। वो मैं ये खीर ओन जी को दे आऊँ? उसने खीर के प्याले की तरफ इशारा किया। वो मेरे हाथ की बनी खीर कभी नहीं खाएगा। ज़ुबैदा उदासी से मुस्कुराई। मैं खिलाऊंगी, आप दे तो सही। मुस्कुराकर प्याला उठाकर बाहर ले गई। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखना। वो दुआ मांगती खीर उठाकर बाहर चली गई, जहाँ उनके सारे बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे थे, सिवाय ओन के। वो खीर लेकर कमरे में आ गई, जहाँ वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। बोला भी था जल्दी आ जाना, मजाल है जो मेरी कोई बात मान लो। वो उसे देखते ही मुंह बनाकर बोला। वो मैं आपके लिए ये लेने गई थी। उसने खीर का प्याला सामने किया और साथ ही एक चम्मच भरकर उसके मुंह में डाल दिया। किसने बनाया है? ओन ने खाते हुए पूछा, और साथ ही प्याला लेकर साइड पर रखा और उसका हाथ पकड़कर खींचा। और खाया ना, मैंने बनाया है। उसे लगा शायद झूठ बोलकर कि उनको खीर खिलाने पर मजबूर करके पप्पा को कुछ कर देगी। इससे पहले वो कुछ कहती, और अपने होठ उसके लबों पर रख चुका था। इससे ज़्यादा टेस्टी और कुछ नहीं। वो उसके लबों पर अंगूठा फेरते बोला, मुझे झूठ नहीं पसंद आरज़ू, आइंदा झूठ मत बोलना। और ने सीरियस अंदाज में कहा। पप्पा ने इतने दिल से बनाई थी। आई एम सॉरी। चोरी पकड़े जाने पर फ़ौरन ही सच बोल बैठी। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ मेरी जान, लेकिन उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और अब भी इसी अंदाज में बोल रहा था। आप मुझसे तो नाराज़ नहीं होंगे ना? आरज़ू ने पूछा तो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी हो आरज़ू, उन लोगों की बातों में मत आया करो। ओन जी, आरज़ू ने कुछ कहना चाहा। अब तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। धमकी देते एक बार फिर से उसके लबों पर झुका और उसके लबों पर भी मोहर शब्द करते हुए तमाम राह फरार बंद कर गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और हर लम्हे के साथ आरज़ू का उनकी मोहब्बत पर यकीन बढ़ता ही जा रहा था। सुबह आरज़ू की आंखों लिए ओन आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी लेट हो गई, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो जल्दी से उठी और बाहर जाने लगी, जब अचानक ओन ने उसे पकड़ लिया। नाश्ता भी कर लेंगे, पहले मुझे नए साल की मुबारक दे दो। वो एक ही पल में उसे खींच के करीब करते उसके लबों पर झुका। ओन जी, मुबारकबाद मुँह से दी जाती है। वो बुरा मुँह बनाकर पीछे हुई और मुँह बनाकर बोली, हाँ तो मैंने भी मुँह से ही दी है। ओन शरारती अंदाज में कहता है, शरारती नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। पता नहीं क्या हो गया आपको सुबह सुबह? आरज़ू ने बाहर की तरफ दौड़ लगाते हुए कहा। हाँ जाने मन, भाग लो जितना भागना है। आज रात में नए साल का तोहफा अपने दिल खोल कर वसूल करूँगा। मुस्कुराते अपने बाल बनाते हुए बोला। आरज़ू शर्माते हुए नीचे आई, जहाँ तामिया को रोते देख परेशान हो गई। मेरे यकीन करे पप्पो, उनको पहले मेरे साथ ताल्लुकात थे, फिर आरज़ू के साथ शादी करके मुझे धोखा दे दिया। वो कहता था कि तलाक दे देगा उसे और मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। तामिया रोते हुए बोली, जबकि इसके एक एक लफ्ज़ पर आरज़ू के कदम सुस्त पड़ने लगे। और उसके पीछे ही नीचे आ गया था जब उसे रास्ते में खड़ा देखकर उसके करीब आया, लेकिन सामिया को देखकर परेशान हुआ।
वो उसकी माँ के पास बैठी न जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। तामिया की बातें सुनकर उसे अच्छा खासा गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी किसी को सफाई नहीं पेश करना चाहता था सिवाय आरजू के, और किसी से कोई मतलब ना था। वो आरजू को बताना चाहता था कि वो गलत नहीं है। उसके करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। आरजू, ये लड़की जो भी कह रही है सब बकवास है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता कल था और ना आज है। ऑन ने उसकी आंखों में से आंसू साफ करते हुए कहा। आरजू ने एक नज़र ऑन की तरफ देखा और बाहर चली गई। ये देखे पप्पू, पूछे इससे कि सब कुछ जानती है मेरे और उनके बारे में, एक एक बात से वाकिफ है। पूछे इससे क्या ये नहीं जानती मेरे और ऑन के बारे में? किसे पता नहीं है ऑन उसे तलाक देकर मुझसे शादी करने वाला था। तामिया आंसू बहाती उठ खड़ी हुई। आरजू, क्या ये सच है? क्या तामिया वो लड़की है? जुबैदा उसकी तरफ देखकर पूछने लगी। क्या तुम सब कुछ जानती थी? आरजू कुछ ना बोली, बस आगे बढ़कर तामिया का हाथ थामा। तामिया को लगा उसका प्लान कामयाब हो रहा है। वो उसके साथ चल दी, उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। तामिया को अपने साथ मेन गेट की तरफ लाई और दरवाज़ा खोलकर तामिया को बाहर की तरफ धक्का दिया। तामिया बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ तामिया, आपकी खबरदार, आज के बाद आपने मेरे शौहर या मेरे घर पर बुरी नज़र डाली तो। अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं आप जो चाहे करें। इस बार हाथ पकड़ के निकाला है, अगली बार धक्के मार कर निकालूंगी। आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा। वो गुस्से से कहती उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि अनीसा और जुबैदा हैरान और परेशान खड़ी उसे देख रही थी। जबकि ऑन के लबों पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते अपने कमरे में वापस चला गया। ऑन ने उसे तैयार रहने के लिए कहा था। शाम 4 बजे वो उसे अपने साथ घर ले जा रहा था। अब शाम के 4 बज चुके थे और बिल्कुल तैयार उसका इंतज़ार कर रही थी जब ऑन वापस आया। जब से ऑन के जाने की खबर सुनी थी जुबैदा बहुत उदास रहने लगी। उसकी उदासी आरजू से छुपी नहीं थी, लेकिन वो क्या करती, ऑन को अगर मना करती तो उसे भी डांटने लगता। बस कहता था तुम्हें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूँगा। उसे बाहर से ही आरजू को बुलाया। आरजू जाने लगी तो जुबैदा ने शिकायती नज़रों से आरजू को देखा। आरजू उनसे नज़र चुराकर बाहर चली गई। क्या हुआ, मेरी जान का मूड खराब है? वो उसे देखकर पूछने लगा। ऑन जी, हमारा घर छोड़ना ज़रूरी तो नहीं है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ आप ये घर ना छोड़ें। बस आरजू, बहुत हो गया, मैं तुम्हें पहले ही समझाया था और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो इस मामले में। दोबारा टांग अड़ाई तो देख लूँगा तुम्हें। सब समझता हूँ किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही हो तुम। और जी, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ये घर नहीं छोड़ना चाहती। आरजू ने समझाना चाहा तो और ने उसे घूर कर देखा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम आरजू, तुम मेरी बीवी हो, जहाँ चाहूँगा ले जाऊँगा, किसी का पाबंद नहीं हो। और तुम बिना छूट चढ़ा किए मेरे साथ आओगी। खबरदार जो अब इस मामले में कुछ भी कहा। और उसकी डांट खाने के बाद आरजू उदासी से मुंह फैलाकर बैठी रही। मेरी जान नाराज़ हो गई। उसने आरजू का हाथ थामा, आरजू ने छुड़ा लिया। अच्छा आओ तो मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, मुस्कुराकर बोला, जबकि उसका इस तरह से हाथ झटकना उसे पसंद आया। और ये बात आरजू भी नोट कर चुकी थी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाओगी? आरजू ने उसका मूड देखकर कहा था। चॉकलेट। वो उसे अपने साथ घर लाया था। ये ज़्यादा बड़ा और खुला नहीं था, बल्कि छोटा और खूबसूरत सा घर था। उसे अपने साथ लिए घर के एक एक कोना दिखा रहा था। चलो बेडरूम दिखाता हूँ, उसने आखिर में शरारत से कहा। जी नहीं, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। वो उसकी इरादों से डरकर फ़ौरन बोली। ऐसे ही घर चलूँ, पहले पूरा घर तो दिखा दूँ। वो उसे अपनी बाहों में उठाए ऊपर की तरफ चल दिया। औन जी, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं ना, उसने मिनट भरे लहजे में कहा। आई डोंट केयर, वैसे भी तो 2 दिन में तुमने यहाँ आना ही है हमेशा के लिए। ऑन ने सीढ़ियाँ चढ़ते एक और धमाका किया। लेकिन औन जी, आरजू, मेरा मूड बहुत अच्छा है, ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठाया। औन जी, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसने उठने की एक नाकाम सी कोशिश की। बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे इरादे समझते जो लगी हो, वैसे भी ठीक नहीं है वो। अगले ही पल उसकी कैद में आ चुकी थी। औन जी, आप बहुत बुरे हैं, वो उसकी कैद में मचलते हुए बोल रही थी। अरे अभी कहाँ, आज तो तुम्हें ठीक से पता चलेगा मैं कितना बुरा हूँ। वो उसके लबों को अपना शिकार बनाते हुए बोला। आरजू जानती थी अब मज़ाहमत बेकार थी। अब घर चलें? रात का अंधेरा गहरा हुआ तो आरजू पूछने लगी। ये भी तो घर ही है, इसी को बसाओ, इसी को सजाओ। वो उसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला। औन जी, वो घर भी तो आपका अपना है और वो आपके नाम भी है। क्या ज़रूरत है हमें वो घर छोड़ने की? फिर वही बातें आरजू, तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं नहीं रहना चाहता उस घर में, उन लोगों के बीच। अपना घर बनाना चाहता हूँ अलग से, जिसमें मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई ना हो। और वो घर भी मैं उन सबके नाम ही कर दूँगा। मुझे उस घर से कोई मतलब नहीं है और ना ही उन लोगों से। और मैं उन लोगों से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और वैसे भी छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें एक और ज़रूरी बात बताने के लिए यहाँ लाया हूँ और तुमने मुझे बहकने पर मजबूर कर दिया। ऑन सीरियस अंदाज में बोलता हुआ शरारती अंदाज में बोला तो घूर कर रह गई वो उसे। ऐसे
देखे मत, मैंने नहीं बकाया आपको, आप तो वैसे ही बहके बहके से रहते हैं। आरजू मुँह बुसर को बोलूँ, क्या करूँ जाने मन, तुम नशा ही ऐसा हो कि इंसान बहके ना तो कहाँ जाए। वो उसके लबों को सुलाते हुए बोला। इससे पहले वो झुकता आरजू बोल पड़ी, आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। ऑन पीछे हुआ उससे बात करने लगा। आरजू, मैं तामिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑन ने बात शुरू की। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना ऑन जी, मैं जानती हूँ आप उनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी क्या? इतना ही काफ़ी है कि आपने उन्हें मेरे लिए छोड़ दिया। आरजू धीरे से बोल रही थी। नहीं आरजू, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ा है। कुछ अर्से पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था जहाँ तुम मुझसे टकराई, और उस दिन तुम्हारी कुछ फ़ोटो एक खाकी लिफाफे में वहाँ गिर गई थी। उसने अपनी जेब से फ़ोटो निकालकर उसके सामने की। जानती हो आरजू, ये तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं इस तस्वीर में मौजूद लड़की को पसंद करने लगा और मैंने उससे रब्ता करने की कोशिश की। इसके पीछे मिस उस्मान लिखा था। शॉपिंग मॉल पर पता करने पर मुझे पता चला कि किसी कॉन्टेस्ट में मिस उस्मान के नाम की एक लड़की ने हिस्सा लिया है। मुझे नहीं पता था तुम मामू का नाम इस्तेमाल करती हो अपने नाम के साथ। बस इसी गलतफहमी की बिना पर मैंने इस कॉन्टेस्ट में मौजूद लड़की के नंबर पर रब्ता किया, लेकिन वो तुम नहीं बल्कि तामिया थी। इसी गलतफहमी की वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं सका। मैं तामिया को आरजू समझता रहा, लेकिन जब मैं पहली बार उससे मिलने जाने वाला था इत्तेफाक से उसी दिन मैंने तुम्हें भी देख लिया। खुदा का शुक्र है, कोई भी गलत फैसला करने से पहले मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। वो उसे सारी बात बताकर अब उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर बाद भी कुछ ना बोली। जब ऑन को अपनी शर्ट भीगती हुई महसूस हुई तो वो सरदार भर कर रह गया। यार, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो उसका चेहरा ऊपर की उसके आंसू साफ करने लगा। आरजू, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं बेतहाशा चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत की किताब में तामिया की कोई जगह नहीं है। उसे अपने मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला। आरजू, जो इतने दिनों से ये समझ रही थी उसने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, आज पुरसुकून हो गई थी। इससे पहले वो उसके गले लगकर मजीद रोने का प्लान बनाती और ने घर चलने का ऑर्डर दे दिया था। वो घर आए तो आरजू पुरसुकून नींद सो रही थी और वो उसे सुकून से सोने दे ये तो ऑन ने सीखा ही ना था। फौरन उसके करीब आया और अगले ही पल अपने ठंडे ठंडे हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया, और वो तो उछल ही पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर बर्फ़ गिरने लगी हो। एक तो सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा थी, ऊपर से ऑन ने से मज़ीद सर्दी का करंट दे दिया, और अब उसकी हालत पर कहका लगाकर हंसता हुआ वो उसके साथ ही लेट गया। ऑन जी, प्लीज़ अपने ठंडे पैरों से मुझे मत छूइएगा। आरजू ने जैसे मिन्नत करते हुए अपने पैर दूर किए। डार्लिंग, अब मैं तुम्हें अपने ठंडे पैर भी ना लगाऊं तो मैं इस सर्दी में मर ही ना जाऊं। इतनी सर्दी पड़ रही है कि वो बंदा खुद फ्रीज हो जाता है। शुक्र है इन सर्दियों से पहले मेरी शादी हो गई, वरना मेरा क्या होता। वो शरारत से कहता उसके साथ चिपका। आप बहुत ही ख़राब हैं ओन जी, वो शिकायती नज़रों से घूर के बोली। अरे मेरी जान, अभी तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैं कितना ख़राब हूँ। वो उसे अपने शिकंजे में लेते हुए बोला। मुझे सुबह कॉलेज जाना है, आरजू ने इल्तिजा की। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, चली जाना। इस बार वो उसके लबों को कैद करते हुए बोला, और हमेशा की तरह उसके सामने आरजू की एक मज़ाहमत ना चली। वो फुल यूनिफॉर्म में तैयार होकर भी वॉशरूम से निकला ही था। अभी तक आरजू जागी नहीं। आज इसे क्या हुआ? उसके करीब आकर उसका माथा छूकर उसने देखा तो उसे बुखार भी ना था। रात को भी जल्दी सोने दिया, फिर भी अभी तक क्यों नहीं जागी आरजू? उसने उसे उठाते हुए पुकारा। आरजू, उठ जाओ, क्या हो गया? आज उठना नहीं है क्या? वो उसे उठाते हुए बोला। आरजू ने ज़रा से अपनी आंखें खोली। क्या हुआ है मेरी जान? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए आज कॉलेज छोड़ दूंगा, वो मोहब्बत से बोला। जब वो सुस्ती से उठकर उसके सीने से लग गई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जी, आज मैं छुट्टी कर लूँ, वो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली। क्यों दिल नहीं कर रहा मेरी जान का? वो मोहब्बत से उसके बाल पीछे करते हुए बोला। जी, मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। वो उसे अपने माथे पर उल्टा हाथ रखकर बताने लगी। बिल्कुल भी ख़राब नहीं है तुम्हारी तबीयत, बस ही कॉलेज ना जाने का बहाना है। ने उसे जांचती नज़रों से देखा। वो तो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। जी, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, आरजू ने अपना यकीन दिलाना चाहा। ये बात है तो चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, और ने फ़ौरन ऑफ़र की। नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा, आरजू ने कहा। मतलब जब कॉलेज टाइम ख़त्म होगा तब ठीक हो जाएगा, ने शरारत से मुस्कुराकर उसे कहा। जी, सच्ची में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आरजू मुँह बसोड़ कर बोली थी। अच्छा पापा, ठीक है, मान लिया तुम्हारी तबीयत ख़राब है। अब कुछ वो मोहब्बत से उसका माथा चूमकर उस पर कंबल ठीक करने लगा। तुम आराम करो, जल्दी आने की कोशिश करूँगा मैं। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, जबकि आरजू को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। अपना काम निपटा के वो आरजू को पैकिंग करने का कहने के लिए फ़ोन करने लगा, जब आरजू का फ़ोन ज़ुबैदा ने उठाया। आरजू कहाँ है, इसे फ़ोन दीजिए। उसका मूड ख़राब होने लगा था। बेटा, मैं और आरजू अस्पताल आए हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसे यहाँ ले आई, ज़ुबैदा ने बताया। तो परेशान हो गया। क्या हुआ है आरजू को, ठीक तो है? ने परेशानी से पूछा। हाँ बेटा, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए उसे यहाँ ले आई। अब उसे बता रही थी जब डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, दादी बनने वाली हैं आप, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खबर दी।
क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? ऑन तो बाप बनने वाला है। वो उनसे अपनी खुशी संभालनी नहीं जा रही थी, जबकि उनको समझ नहीं आ रहा वो उन्हें क्या जवाब दें। मैं भी आता हूँ। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद करने लगा कि ज़ुबैदा बोली, बेटा तो घर ही आ जाओ, आरज़ू को लेकर मैं घर ही जा रही हूँ अब। जी ठीक है, आप लोग घर पहुँचे, मैं भी आ रहा हूँ। ऑन ने खुशी से फ़ोन बंद कर दिया। उसने आरज़ू को क्या कहने के लिए फ़ोन किया था वो ये तो बिल्कुल ही भूल गया था। घर में ईद का सा समा था, हर कोई बहुत खुश था, सभी उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि ऑन तो आते ही बिना किसी की परवाह किए उसे अपने सीने से लगा गया। सबके सामने उनकी इस हरकत पर वो नज़र नहीं उठा पाई, लेकिन उसे तो किसी की परवाह ही ना थी। हमेशा की तरह मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी मर्जी। वो उसे सबके साथ छोड़ के ऊपर अपने कमरे में जा चुका था। आज आरज़ू ने यही फैसला किया, वो ऑन को मना कर रहेगी कि वो ये घर ना छोड़े, ना जाए। क्या पता इस खुशी की वजह से ऑन उसकी बात मान ले। यही सोचती वो ऊपर अपने कमरे की तरफ आई, लेकिन कमरे में कदम रखते उसे झटका लगा, जहाँ वो अपना और उसका बहुत सा सामान तैयार कर चुका था। देखो आरज़ू, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर लिया है। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम अपनी खुशी अपने नए घर में जाकर मनाएंगे। उसका माथा चुमता उसका बैग उठाकर बाहर ले गया और जाने से पहले बस इतना कह गया, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑन जी प्लीज़ घर मत छोड़कर जाओ। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? मैं कैसे रहूँगी? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये सब मत करें। वो इससे पहले हाथ जोड़ती वो बोल उठा, देखे मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं घर छोड़ने वाला हूँ। खुदा के लिए सब कुछ मत करें, मुझे सुकून से जाने दें यहाँ से। नीचे से उनकी आवाज़ें ऊपर तक आ रही थी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नीचे जाने लगी, जबकि उन दरवाजे से बाहर निकल चुका था। आरज़ू बेटा इसे समझाओ, बेटा तुम इसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। मत जाओ मुझे छोड़कर, कैसे रहूँगी मैं तुम लोगों के बगैर? ज़ुबैदा रोते हुए कह रही थी, जब घर के सब फर्द यहाँ उनके साथ थे। पप्पू मेरी बात नहीं मानते, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर रहे हुए हैं। आई एम सॉरी पप्पू, मैं कुछ नहीं कर सकी। आरज़ू रोते हुए उनके गले लगी, जब ऑन ने ज़ोर से पुकारा, जल्दी आओ आरज़ू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरज़ू खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि ऑन की तरफ उसने नज़र उठाकर भी ना देखा था। वो लोग जब से घर आए थे, आरज़ू एक लफ्ज़ भी ना बोली। ऑन उसकी खामोशी को नोट कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था वो क्यों उदास है। वो खुद भी घर छोड़ने की वजह से उदास था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था, जहाँ उसके अपने सगे थे, उसकी माँ बाप, लेकिन वो चाह कर भी उनके साथ वो रिश्ता कायम नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। वो भी अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो भी चाहता था उसके माँ बाप उसे भी प्यार करें, लेकिन उन लोगों ने हमेशा उनको खुद से दूर रखा। वो कभी उन लोगों की तवज्जो का मरकज़ ना बना, घर में उससे कोई अहमियत ना देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके अपने आप में दिलचस्पी ना देखकर ऑन ने बात करना छोड़ दिया। ऑन ने सबको अहमियत देना छोड़ दिया, उनसे बात करना छोड़ दिया। वो हॉस्टल एक दिन के लिए आता और सारा दिन अपने कमरे में रहता। जब ऑन को उनकी ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं थे। अब ऑन को सिर्फ और सिर्फ अपनी आरज़ू की ज़रूरत थी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह, और उन दोनों को वो वक्त देना चाहता था। आरज़ू मेरी जान, कब तक इस तरह बैठे रहने का इरादा है? आओ खाना खा लो। ऑन ने सारा खाना टेबल पर रखा और उसे बुलाने कमरे में आया। मुझे भूख नहीं है ऑन जी। आरज़ू बस इतना ही बोलकर खामोश हो गई थी। बस करो आरज़ू, बहुत हो गया, कब तक ये रोना धोना करना है? हाँ तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। नीचे चल लो और चलकर आराम से खाना खाओ। इस बार वो सख्ती से बोला। ऑन जी मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तो क्या आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएंगे? उस पर आरज़ू भी ज़रा ऊँची आवाज़ में बोली। अच्छा ठीक है पापा, खाना नहीं खाना, फ्रूट्स खा लो ठीक है। ऑन उसकी ऊँची आवाज़ को इग्नोर करता मोहब्बत से बोला, और ये कहकर उठा और बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे। इस बार वो इतने प्यार से उसकी तरफ देख रहा था कि आरज़ू इनकार न कर सकी। वो उसे अपने हाथ से सेब काट कर देने लगा तो आरज़ू ने ले लिया। अब ऑन जी और नहीं, उसने इनकार किया। क्या मतलब और नहीं? अभी तो तुमने पूरा एक सेब भी नहीं खाया। चलो तुम तो चिड़िया जितना खाती हो, लेकिन मेरी बेटे का कुछ ख्याल करो। ऑन ने उसका मुंह पर सेब का टुकड़ा रखते हुए कहा। वो भी खा चुके हैं, आरज़ू ने शर्माते हुए कहा। अच्छा पापा ठीक है, ये एक सेब तो पूरा खा लो, फिर नहीं कहूँगा वादा। वो एक बार फिर से उसे सेब खिलाने लगा। आरज़ू ना करती रही, लेकिन ऑन ने उसकी एक बात ना मानी। उन दोनों को यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, सब कुछ ठीक हो चुका था। वो अपना ख्याल रखने लगी और ऑन ने 2 मेड्स का इंतज़ाम कर दिया था जो हर वक्त उसके साथ रहती थी। लेकिन फिर भी आरज़ू बहुत परेशान रहने लगी। हर वक्त उसका ध्यान घर और घर वालों पर ही रहता। कितनी रो रही थी उसकी फूफा जब ऑन घर छोड़कर आया था। ऑन को उनका एहसास क्यों ना था? बस एक गलतफहमी की बिना पर अपने रिश्ते ख़त्म कर रहा था, सबको खुद से दूर कर रहा था। मुझे बताना चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फूफा उन्हें मारना नहीं चाहती थी और फूफा को भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन ये भी सच था जो कुछ हुआ उनकी मजबूरी थी। मुझे ओंजी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन ओंजी तो मुझे घर वालों के बारे में बात भी नहीं करने देते। कैसे समझाऊँ मैं उन्हें? जो कुछ हुआ उसमें फूफा की कोई गलती नहीं, वो तो इस हद तक मजबूर थी कि कुछ कर ही ना सकी।
शाम को वो घर वापस आया तो आरजू मेड के साथ किचन में खाना बना रही थी। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें किचन में आने से मना किया है ना, वो सख्ती से बोला। जी सर, मैंने मना किया लेकिन मैडम नहीं मान रही। उसने मेड ने अपनी फ़ौरन सफाई पेश की जब ऑन आरजू का हाथ थामकर किचन से बाहर ले आया। ऑन जी, मैं अकेले कमरे में बोर हो रही थी इसलिए सोचा क्यों ना उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। बेचारी सुबह से काम कर रही है। आरजू उसका मूड देखकर परेशानी से बोली। आरजू वो सब कुछ करने के पैसे लेती है, उसे उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलता है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी मदद करने की ज़रूरत है। चलो कमरे में चलकर आराम करो, वो उसे सख्ती से कहते हुए बोला। दिन रात आराम ही करती रहूं क्या? मुझसे बैठा नहीं जाता अब इस तरह से। आरजू मुँह बुझोड़ कर बोली तो मुस्कुरा दिया। अच्छा जी, मेरी बीवी बोर होती है तो क्यों ना मैं अपनी बीवी की बोरियत दूर करने के लिए उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊं। ऑन ने मुस्कुराते हुए ऑफर की तो वो भी मुस्कुराई। जिस दिन से आरजू की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी, ऑन इतना खुश रहने लगा कि कभी उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था। आरजू ने भी ये बात नोट की थी। इससे घर वालों की बात को लेकर थोड़ा सा हाइपर होता और फिर नॉर्मल हो जाता था वो। ऑन उसे अपने साथ घुमाने ले आया था। दोनों के साथ पुरसुकून था। आरजू हमेशा उसके साथ खुश रहती थी। ऑन एक बेहतरीन हमसफ़र था। तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊं? प्लीज़ तुम सुनकर रोने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे इस खबर से बहुत खुशी हुई है, उसने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। ऐसी कौन सी खबर है जो सुन के आपको इतनी खुशी मिल रही है और मैं रोने बैठ जाऊंगी? आरजू पूछे बिना ना रह सकी। वो तुम्हारी बहन और मेरी साबका माशूका कल रात घर से भागते हुए पकड़ी गई है और मामू ने कल शाम उसका निकाह अपने किसी जानने वाले के साथ रखा है। ऑन ने मज़ा लेते हुए खबर सुनाई। क्या आप तामियाबाजी के बारे में बात कर रहे हैं? आरजू को यकीन ना आया। हाँ बिल्कुल, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये मूड ठीक करो अपना। अगर तुमने एक आंसू भी उस औरत के लिए बहाया तो मैं बहुत बुरी तरीके से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। वो टिश्यू पेपर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। ऑन जी, ये तो बहुत गलत हुआ बाजी के साथ। ना जाने किसके साथ शादी हो रही है उनकी, आरजू ने परेशानी से कहा। क्या गलत हुआ बेगम? बिल्कुल ठीक हुआ है उसके साथ। क्या जो वो कर रही थी वो सही था? मामू की इज्जत को मट्टी में मिलाकर किसी के साथ भाग रही थी। वो तो शुक्र है कि भागने से पहले पकड़ी गई और मामू की इज्जत बच गई, और अब वो इज्जत से उसे किसी के साथ रुखसत कर रहे हैं। ऑन सीरियस अंदाज में बोला। आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? आरजू ने पूछा। आज फ़ोन आया था मामू को, उन्होंने कल शादी पे इनवाइट किया है। और फिर परेशानी से अपना दुख बताने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो शुक्र है कि कुछ भी बुरा होने से बच गया, वरना मामू तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते। ऑन तशक्कुर अंदाज में बोला तो आरजू भी साख्ता मुस्कुराई। आपको इतने दूर के रिश्तों की फिक्र है? आपकी सगी माँ आरजू कुछ कह रही थी कि ऑन की घूरी ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। आरजू, और बात को अपने अंदाज में मत लिया करो। मुझे उनके लोगों की फ़िक्र है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जुड़े हैं, तुम्हारे अपने हैं। उनकी तकलीफ़ से तुम्हें तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं उनकी परवाह करता हूँ, ऑन जताते हुए बोला। पप्पा भी तो मेरी अपनी है, उनकी तकलीफ़ से भी मुझे तकलीफ़ होती है ऑन जी। आरजू बोले बगैर ना रह सकी, जबकि उसके जवाब में ऑन कुछ ना बोला, बस खामोशी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। आरजू शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ऑन उसके करीब आ रुका और उसकी तैयारी देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऑन ने बेख्तियार उसकी गाल को अपने elbow से छुआ। बहुत प्यारी लग रही है यार, कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो ना, वो उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला और उसकी गर्दन पर अपने लब रखे। आरजू शर्माते हुए खुद में सिमटी जा रही थी। ऑन जी, जाना बहुत ज़रूरी है ना, समझा करें, तामियाबाजी की शादी है। आरजू ने उसे दूरी कायम करने की कोशिश की, जब ऑन ने अगले सेकंड उसके हाथ थामकर अपने मज़ीद नज़दीक कर लिया। आजकल वो बहुत बनाने लगी थी, कुछ ज़्यादा ही दूर दूर बनाने लगी हो, कुछ ज़्यादा ही दूर दूर हो रही हो। सुनो, आज रात कोई मैं बहाना नहीं सुनूंगा। ऑन ने उसके लबों पर अपनी लबों की मोहर सबके उसे जाने की इजाज़त दे दी। अम्मी, मुझसे गलती हो गई। अम्मी, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब्बू का मना कर दे, मैं शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे कितना बड़ा है, वो तो 50 साल का आदमी है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। क्या कर रही हैं आप? तामिया रोते हुए माँ से गिला कर रही थी, जबकि वो भी उसके साथ रोए दिलासा दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती तामिया, मैंने तेरे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कह दिया अगर मैं इस मामले में कुछ भी कहा तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुझे ही शादी करनी होगी, अम्मी ने बेबसी से समझाया। अम्मी प्लीज़ अब्बू से बात करें, खुदा के लिए, क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे आसिम के साथ भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझसे शादी का वादा किया था। अम्मी, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ अब्बू से बात करें, मैं शादी नहीं करना चाहती। बाहर घर मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक तामिया की शादी की वजह कोई नहीं जानता सिवाय ऑन के, और उसे फिर मामू ने खुद ही बताया था। ऑन और आरजू शादी पर आए तो जुबैदा और उनकी सारी फैमिली यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। वो सब उसे देखकर खुश हो गए। कितने दिनों बाद जुबैदा ने अपने बेटे को देखा था। वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ऑन उन्हें देखते ही अपनी राह बदल गया। लेकिन आरजू ऑन की परवाह किए बगैर उन लोगों के पास चली गई, और ऑन को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोला था।
कुछ देर में तामिया का निकाह था। तामिया की हालत देखने लायक थी। ओन को उसकी हालत देखकर न जाने क्यों मज़ा आ रहा था। उसे देखकर हंसा ही जा रहा था। शायद तंजिया मुस्कुराहट उस औरत ने उसका घर बर्बाद करने की कोशिश की और इससे उसकी आरज़ू को दूर करना चाहा था। ओन का दिल जहाँ भी इस औरत से जाकर कहे कि देख लिया अपने किए का अंजाम, ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। फिर वो रुका नहीं। थोड़ी देर बाद तामिया के पास मोबाइल देने गया तो अपने पुराने हिसाब भी बेबा कर लिए। देख ली अपनी हालत ये होता है अंजाम, दूसरों का घर बर्बाद करने की कोशिश में। हमारे साथ तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अंजाम दिखा दिया। डेट पुरानी माशूका, अब खुदा के लिए अपना घर बसाना, ना कि दूसरों का घर बर्बाद करना। खुदा के लिए अब संभल जाओ, अपने बाप का नाम बर्बाद ना करना। बात बात पर शिकायतें लेकर घर मत आना। वैसे मुझे लगता है ये पहलवान अपने मामला खुद हल करता है। उसने सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा किया जो बदकिस्मती से उसका दूल्हा था। शादी अटेंड करने के बाद वो लोग अभी घर वापस आए थे और जब से ऑन वापस आया तब से एक ही बात किया जा रहा था, बेचारी तामिया का क्या होगा। जबकि आरज़ू जानती थी वो सब कुछ उसे जलाने के लिए करा है। अंदर से वो जरा सा भी दुखी नहीं। हाय मेरा क्या होगा, उसके बगैर कैसे रहूँगा, उसके कान के करीब बोला तो आरज़ू ने उसे घूर कर देखा। उसके इस तरह देखने पर ऑन कहका लगा कर हंसा। ऑन जी आपको ज़रा तरस नहीं आ रहा उन बेचारी पर? आरज़ू ने कहा। ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाया जाता, सच में वो बेचारा है। बेचारा वो है जिसने उससे शादी की, ये बेचारी इतनी बेचारी नहीं है। उसने बेचारों वाला कोई काम किया नहीं, तो बराए मेहरबानी तुम उसे बेचारी मत कहो। और ना ही मैं इतना ही रहूँ कि बुरे लोगों को अच्छा कहकर उनकी बातें भुलाने की कोशिश करूँ। मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते वो नहीं लगते, मैं ज़बरदस्ती नहीं उन्हें अच्छा नहीं कहूँगा। मुझे नफ़रत है उस लड़की से, जो कुछ उसके साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक ही हुआ है और अब तुम्हें भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। वो उसके करीब आकर अपना मूड बदल कर बोला, ऑन जी आप जानता हूँ मैं एक बुरा इंसान हूँ, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। इस वक्त मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। एक ही झटके में उसके बालों का जूड़ा खोलकर उसे उठाए बेड पर ले आया। उन्हें इस घर में रहते हुए 4 महीने गुजर चुके थे। ऑन उसका हद से बढ़कर ख्याल रखता था, उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता। वो काम पे जाता तो सारा दिन फ़ोन पे उसी से बातें करता। ऑन की मोहब्बत उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी ऑन की दीवानगी से वो डरने लगती और कभी कभी अपनी किस्मत पर रश करती। डॉक्टर ने अभी से ज़्यादा एहतियात करने के लिए कहा था क्योंकि आरज़ू जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी। ऑन ने उसके लिए 2 मुलाजमों का इंतज़ाम किया था, जिनमें से एक किसी मजबूरी के बायस अपने गाँव जा चुकी थी, जबकि दूसरी मरियम बहुत छोटी थी। अच्छा आरज़ू सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज मीटिंग बहुत ज़रूरी है, हो सकता है दोपहर में मेरा फ़ोन बंद हो। सुनो छोटी, बाजी का ख्याल रखना, मैं आज लेट वापस आऊँगा, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो मुलाजमान से कहने को पलटा जो तकरीबन 15 साल की एक छोटी बच्ची थी। वो आरज़ू का बहुत ख्याल रखती थी। आरज़ू ने जब ज़ुबैदा को इसके बारे में बताया तो उसने कहा, ये वक्त किसी समझदार इंसान के पास रहने का है, किसी मासूम बच्चे के पास नहीं। तुम्हें एक ज़्यादा उम्र की औरत की नौकरी पर रखना चाहिए जो समझदार हो और इस कंडीशन में तुम्हारा ख्याल रख सके। उसने पप्पो को समझाया कि दूसरी मुलाजमा गाँव गई है, कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन फिर भी पप्पो ने उसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ताकीद की थी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब उसको अपनी तबीयत ख़राब होती हुई महसूस हुई। उसे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर में उसे उबकाइयाँ आना शुरू हो गई। मरियम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। बाजी आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, भैया को फ़ोन करो, मरियम ने परेशानी से कहा। जबकि अपनी हालत देखते आरज़ू को भी उसकी बात ठीक लगी। वो ऑन को फ़ोन करने लगी, लेकिन बार बार फ़ोन करने पर भी ऑन का फ़ोन ना लगा। उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। फिर उसने कुछ सोचते हुए ज़ुबैदा का नंबर मिलाया। हेलो पप्पू, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आरज़ू ने रोते हुए कहा तो ज़ुबैदा परेशान हो गई। बेटा ऑन कहाँ है? ज़ुबैदा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो काम पर गए हैं, उनको बहुत ज़रूरी उनकी मीटिंग है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आरज़ू ने रोते हुए बताया, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, तुम फिक्र मत करो, रोना तो बंद करो, मैं कुछ ही देर में सुमैर के साथ आती हूँ। ज़ुबैदा ने उसे दिलासा देते हुए सुमैर को फ़ोन किया। रात को क्या खाया तूने? ज़रूर तूने बाहर से कुछ खा के आई है। पप्पो कब से उसे डांटे जा रही थी। पप्पो मैंने कुछ नहीं खाया, वो औंजी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और तूने मुझे से बाहर का खाना खा लिया। आरज़ू तो एहतियात क्यों नहीं करती? बेटा तेरा 5वां महीना शुरू होने वाला है, तुझे एहतियात की ज़रूरत है और तू बहुत कमज़ोर है। इसलिए कहती थी तेरा अकेले इस घर में रहना ठीक नहीं, किसी बड़े की ज़रूरत है। लेकिन वो तेरा शौहर जब कोई बात माने तब ना। वो अभी उसे डांट रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ऑन को उसकी कॉल आई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान उसका फ़ोन बंद होने की वजह से उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया और अब फ़ोन ऑन करते लातादाद मैसेजेस उसे रिसीव हुए। इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स देखकर ऑन परेशान हो गया, इसलिए उसने जल्दी घर आने का फ़ैसला किया। लेकिन घर आते ही ज़ुबैदा को यहाँ देखकर मज़ीद परेशान हुआ। वो भैया आरज़ू बाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है उनकी पप्पो जी आ गए, वरना मैं बहुत घबरा गई थी, छोटी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ऑन परेशानी से अंदर आया। क्या हुआ आरज़ू, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था? तबीयत को ख़राब हो गई थी तुम्हारी?
तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? हाँ फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन बंद था, मैं मीटिंग में था। तुम ठीक हो ना? वो फ़िक्रमंदी से उसे देखे बगैर बोलने का मौका दिए बोल ही रहा था खुद ही। ठीक हूँ मैं, पुप्पो आ गई थी। वो कह रही थी कल रात जो हमने बाहर से खाना खाया वो हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ बेटा, आरज़ू को एहतियात की ज़रूरत है, उसके साथ रोज़ कोई ना कोई होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा आरज़ू को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। ज़ुबैदा भी बोल रही थी कि अब उसने अपना हाथ ठाकुर ने बोलने से बाज रखा। मैं अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। वो शरत महरी से बोला। आप यहाँ तक आई, हमारे लिए तकलीफ उठाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऑन कहकर ऊपर चला गया, जबकि आरज़ू पप्पो के सामने शर्मिंदा हो गई। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, फ़ोन करूँगी। अगर तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो मुझे बताना, पप्पो ने उठते हुए कहा। इतने में ऑन यूनिफॉर्म चेंज करके नीचे आ चुका था। किसके साथ जाएंगे? अब आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो ने कहता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि वो आरज़ू से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे कदम उठाती बाहर आई। आंजू ने आरज़ू से मिले पूरा 1 महीना हो गुजर चुका था। न जाने क्या बात थी कि उस दिन के बाद आरज़ू ने भी फ़ोन ना किया, शायद ऑन ने उसे बात करने से मना कर दिया हो। ज़ुबैदा बहुत परेशान थी, उन्हें हर वक्त आरज़ू की परेशानी लगी रहती, जो इतनी कम उम्र में माँ बनने जा रही थी और कोई भी उसके बड़ा उसके साथ ना था। माना कि ऑन उसका बहुत ख्याल रखता, लेकिन ऐसे मामलात में ऑन भी कुछ ना समझता था। उन्होंने बहुत बार ऑन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा उनकी कॉल्स इग्नोर कर देता। कई बार उनका जी चाहा वो आरज़ू से मिलने उसके घर चली जाए, लेकिन दिल पर पत्थर रख लेती। वो उनसे मिलना तो दूर उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता कि आरज़ू भी उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखे, और वो आरज़ू से बार बार मिलकर उन दोनों में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उन्हें यकीन था ऑन ही आरज़ू को उनसे बात करने के लिए मना कर रहा था। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस अपनी खुराक का ख्याल रखें, आप बहुत कमज़ोर हैं। जिस तरह बाकी जिस तरह आपके हस्बैंड आपका ख्याल रख रहे हैं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं और आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेबी आ जाने के बाद इंशाल्लाह और ज़्यादा करेंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी आरज़ू से कहा, तो वो बेसाख्ता शर्मा दी। फिर एक नज़र कमरे के बाहर देखा, जहाँ ऑन इसका इंतज़ार कर रहा था। वो सुबह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था, वरना वो तो उसके साथ हॉस्पिटल आने में भी नखरे दिखा रही थी। ये अलग बात थी कि ऑन के सामने उसके नखरे कम ही चलते। वो उठकर बाहर उसके पास आई। हो गया चेकअप, अब घर चलें? आरज़ू ने मुँह बनाकर कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑन ने फिक्रमंदी से पूछा। क्या कहेगी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हूँ मैंने तो घर पे बोल दिया था। वो मुँह बनाती आगे चल दी। उसकी नाराज़गी उनको बहुत भारी पड़ रही थी। कुछ तो बताया ही होगा डॉक्टर ने। ऑन उसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी हेल्दी है, और अब आप मुझे घर छोड़कर चले जाएं अपने काम पर। आरज़ू ने मुँह फेरते कहा तो मुस्कुरा दिया। लेकिन आज तो मैं सारे दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। एक मज़ेदार सा लंच करते हैं, फिर कहीं घूमने चलेंगे। ऑन ने आफिर की। अब आरज़ू अपना मुँह सीधा रखे तो ठीक, वरना थोड़ी देर बाद भी ऑन को गुस्सा आ जाना था। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती ऑन जी, डॉक्टर ने मना किया है। वैसे भी पप्पो कहती हैं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने ऑन की तरफ देखा, जो संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। कि मतलब साफ था, उसका जिक्र करके उसने ऑन का मूड ख़राब कर दिया था। खाना खाना होता है आरज़ू, बाहर का या घर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया है तो ठीक है, मैं तुम्हें वापस घर ले जाता हूँ, और आज खुद मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। ऑन ने आज अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे खुश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आरज़ू भी कुछ ना बोल पाई। वो उसे घर ले आया था, अपने कहे के मुताबिक उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। आरज़ू जानती थी किचन का क्या हाल हो चुका है। बेचारी रिहाना आंटी और छोटी दोनों को उसने किचन से बाहर निकाल दिया। रिहाना आंटी ये सोच कर सर पकड़े बैठती कि किचन का क्या हाल हो गया होगा, और छोटी बैठकर अपने आने वाले काम को गिन रही थी। बाजी, भैया जी को मना करे ना, इतना गंद फैला दिया हर तरफ, उसको समेटते समेटते 4 दिन लग जाएंगे। छोटी ने बेबसी से आकर उसकी मिन्नत की, जबकि वो जानती थी ऑन अगर कुछ ठान ले तो उसे करके ही दम लेगा। अब उससे बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंस्पेक्टर ऑन अच्छा खाना बना सकते हैं या नहीं, लेकिन वो तो बनाकर ही रहेंगे खाना। और फिर कुछ ही देर में आरज़ू के सामने एक मज़ेदार सी डिश हाजिर थी। चलो आरज़ू खाओ, मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाया है, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ऑन के स्पेशल ट्रीटमेंट से आरज़ू अपनी नाराज़गी भूल गई। ऑन ने अपने हाथ से निवाला बनाकर उसके मुँह में डाला। अब वो एक्साइटेड सा होकर उसे देख रहा था। आखिर उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया। आरज़ू हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि निवाला अंदर चला जाए, लेकिन आरज़ू उसे ना खा पा रही थी और ना ही निकाल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑन ने आखिर इस डिश में ऐसा क्या डाला है। आखिर आरज़ू अपने महाज में कामयाब हुई। बताओ ना कैसा बना है, ऑन ने पूछा, लहजे में एक्साइटमेंट बरकरार थी। बहुत अच्छा, आरज़ू ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। सच में? रुक क्यों गई, और खाओ ना। ऑन ने एक और निवाला बनाकर ज़बरदस्ती उसके मुँह में डाला। इससे पहले आरज़ू से निकलने की कोशिश करती रेहाना आंटी हाथ में चीनी का डब्बा लेकर आई। सर जी, आपने नमक की जगह चीनी डाल दी खाने में, रेहाना आंटी ने ऑन के सर पर धमाका करते हुए बताया। और ऑन ने बेयकीनी से आरज़ू की तरफ देखा, जो बड़ी मुश्किल से ऑन का अपने मुंह में डाला हुआ निवाला छुपाने की कोशिश कर रही थी। ऑन हैरत से रेहाना को देख रहा था, जबकि वो शुक्रगुजार नज़रों से उन्हें देख रही थी।
और तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? इस बार ऑन ने शक निगाहों से उसे घूरा। सब कुछ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही थी, ऑन ने दुख से कहा। खुदा के लिए आरज़ू, जो चीज़ तुम्हें पसंद ना हो मुझे बताया करो, इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी। ऑन ने उसे समझाना चाहा। अगर मैं कहती कि ये अच्छा नहीं है तो आपको बुरा लगता ना? वो मुझसे बोली। अच्छा, मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज के बाद तुम किसी बुरी चीज़ को अच्छा नहीं कहोगी। तुम इतने ख़राब खाने को किस तरह से खा रही थी? ऑन ने एक नज़र अपनी बनाई हुई डिश की तरफ देखा। उठा ये सब कुछ और कुछ अच्छा सा बना कर लाओ, उसने रेहाना को ऑर्डर दिया, जिसकी तकमील करते हुए फ़ौरन बर्तन उठा ले गई। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब ऑन को फ़ोन आया। ठीक है सर, मैं कुछ देर में। ऑन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त रेहाना और छोटी के जाने के बाद वो अभी दरवाज़ा बंद करके आई थी जब मौसम के ख़तरनाक इरादे देख वो फ़ौरन अपने कमरे में ऑन के पास आई। सुनो आरज़ू, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। ऑन यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ा था। नहीं ऑन जी, बाहर बारिश होने वाली है, आप इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। ऑन जी, मैं कैसे रहूँगी? प्लीज़ मत जाएं मुझे अकेले छोड़कर, देखे बाहर बारिश होने वाली है। आरज़ू उसके जाने का सुनकर रोने वाली हो गई। ओहो आरज़ू, क्या हो गया है? बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा मैं। और मुझे तो डर लग रहा है कि बारिश भी सिर्फ आँख में चोली खेल रही है, आज नहीं होगी बारिश। अगर हो भी गई तो जब तक ये शुरू होती है तब तक मैं वापस आ जाऊँगा, ऑन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। नहीं ऑन जी, प्लीज़ आप नहीं जाएंगे। बस नहीं जाएंगे, मैंने कह दिया ना, आरज़ू जिंदी अंदाज में बोली। वो आजकल बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था इस वक्त में से चिड़चिड़ापन नॉर्मल था और उसकी वजह से ऑन भी खुशी से उसके नखरे उठा रहा था। मेरी जान, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, तुम्हें भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसे प्यार से समझाते हुए बोला। अगर ऐसी बात है ऑन जी, तो मुझे रास्ते में पप्पो के घर छोड़ दे और वापसी पर मुझे अपने साथ ले आइएगा। आरज़ू ने हल पेश किए, जिस पर ऑन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे साथ मसला क्या है आरज़ू? तुम्हारे पास हर बात का एक ही हल होता है। जब मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा तो फिर बेफजूल ज़िद का क्या मतलब है? मैंने कहा ना थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, आराम से दरवाज़ा बंद कर लो और फिर जाकर सो जाओ। मेरे पास डुप्लीकेट की है, मैं खुद ही दरवाज़ा खोल के आ जाऊँगा। इस बार वो थोड़ा सख्ती से बोला तो आरज़ू कुछ भी ना बोल पाई। मूड ठीक करो अपना यार, जल्दी आ जाऊँगा। वो जाने से पहले एक बार फिर प्यार से समझाते हुए बोला तो आरज़ू ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि मौसम के खतरनाक तेवर देखकर वो और ज़्यादा डरने लगी थी। ऑन को गए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो जो पहले ही डर के बैठी थी, बारिश की आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही बिस्तर में घुस गई। यह अल्लाह जी, बारिश बेशक होती रही लेकिन मसला नहीं, लेकिन बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। वो दोनों हाथ जोड़े दुआएं मांग रही थी जब अचानक तेज़ कड़कती बिजली की आवाज़ आई और उसके साथ ही एक आरज़ू की चीख बुलंद हुई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और ऑन के नंबर पर फ़ोन करने लगी। फ़ोन बजता रहा लेकिन ऑन ने फ़ोन ना उठाया। ऑन जी, प्लीज़ फ़ोन उठाइए, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। या अल्लाह जी, ऑन जी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आरज़ू ने परेशानी से फिर से नंबर डायल करना शुरू किया, लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद भी ऑन ने फ़ोन ना उठाया। या अल्लाह जी, ऑन जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, अब मैं क्या करूँ? बहुत कोशिश के बाद हिम्मत करती सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम साबित हुई क्योंकि बहुत कोशिश के बाद उसे नींद नहीं आई। बाहर हर थोड़ी देर बाद कड़कती बिजली की आवाज़ और उसका नन्हा सा दिल काम सा उठता। उसने डर कर एक बार फिर से ऑन का फ़ोन मिलाना शुरू किया, लेकिन 5-6 बार फ़ोन करने के बाद भी ऑन ने फ़ोन ना उठाया। जब अचानक लाइट चली गई और लाइट जाते ही आरज़ू का डर मज़ीद बढ़ गया। अब आंसू रोकना मुश्किल था, वो डर के मारे रोने लगी। रोते हुए एक बार फिर से ऑन का फ़ोन मिलाना चाहा, लेकिन हर बार की तरह ऑन ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। अब तो फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी और अगर ऐसा ही हुआ तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, फिर उसका यहाँ रुकना नामुमकिन। टार्च तो नीचे वाले कमरे में है, नीचे वाले कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ बिजली कड़कने की आवाज़ कम आएगी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च चलाए नीचे की तरफ आई, आहिस्ता आहिस्ता चलती सीढ़ियों के पास आई। अभी उसने पहली सीढ़ी पर ही पैर रखा था जब उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया और इसी वक्त बिजली कड़कने की आवाज़। आरज़ू डर कर पीछे वापस अपने कमरे में जाने लगी कि उसका पाँव फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ी। उसने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई और एक बार फिर से उस घर में आरज़ू की चीखों की आवाज़ गूंजी। लेकिन ये चीखें डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि उस दर्द की वजह से थी जो इस वक्त आरज़ू बर्दाश्त कर रही थी। ऑन ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो उसमें लगातार आरज़ू के मैसेजेस थे, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। यकीनन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा डर गई होगी, लेकिन अब बारिश कम हो चुकी थी। शायद अब तक वो सो चुकी होगी, लेकिन ऑन के आने से पहले वो कभी नहीं सोती थी। उमर मेरे साथ चलेगा या अकेले ही जाएगा? उमर की गाड़ी पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी, जिसकी वजह से ऑन उसे पिक और ड्रॉप कर रहा था। यार छोड़ दे मुझे और आरज़ू भाभी के हाथ की चाय पिला दे। उस एसपी ने तो आज दिमाग का दही करके रख दिया है। भाभी के हाथ की चाय पीकर रिलैक्स हो जाऊंगा, उमर ने कहा। ऑन ने आके दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। आरज़ू ऊपर वाले कमरे में शायद सो चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आरज़ू सो गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना,
अपने यार के लिए चाय बनाऊंगा। ऑन ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा जब अपने जेब से डुप्लीकेट की निकाली, लेकिन दरवाज़ा खोल के जैसे उन्होंने अंदर कदम रखा, ऑन को लगा जैसे उसका पूरा वजूद बेजान होने लगा है। आरजू बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। वो दौड़कर उसके करीब आया, जबकि उमर अंदाज़ा लगा चुका है कि वो सीढ़ियों से गिरी है, क्योंकि आधी सीढ़ियों पर उसका मोबाइल पड़ा था। ऑन, लगता है भाभी सीढ़ियों से गिरी, तो जल्दी से उठाकर बाहर ला, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। उमर ने जल्दी से कहा और उसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ भागा। आरजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। ऑन को अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो कैसे इस हालत में उसे अकेला छोड़ के जा सकता था, जबकि वो जानता था उसे बारिश से खौफ आता है। वो उसे उठाए बेचैनी से बाहर की तरफ भागा, एक डर, एक खौफ, सब कुछ खो देने का। वो जो अपनी अलग दुनिया बसाने जा रहा था, अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा था, सब कुछ खत्म था। वो भी उसकी नज़रों के सामने। न जाने आरजू कितनी देर से वहाँ पड़ी रही थी। इतनी सर्दी और बारिश में आरजू की हालत न जाने कितनी देर से तकलीफ से तड़पती रही होगी। उमर ने गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाई और कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। देखें, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, हमें अभी डिलीवरी करनी होगी। आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेडी डॉक्टर से दिलासा देती अंदर जाने लगी, जबकि ऑपरेशन का नाम सुनकर वो परेशान हो चुका था। डॉक्टर, आपने तो नॉर्मल डिलीवरी केस बताया था। ऑन ने परेशानी से कहा, जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी केस होता अगर ये नॉर्मल डिलीवरी होती। ये सीढ़ियों से गिरी है। डॉक्टर वक्त साहब वगैरह अंदर जा चुकी थी, जबकि ऑन की हालत से वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उमर का दिल चाहा वो मिसबा को बुला ले, लेकिन मिसबा भी यहाँ नहीं आ सकती थी। उमर अब खुद बहुत परेशान हो चुका था, जबकि ऑन का फ़ोन उसके हाथ में था। उसने बिना ऑन के बारे में सोचे ऑन के घर फ़ोन कर दिया। उसका फ़ोन देखते ही ज़ुबैदा बेगम ने फ़ोन उठाया। हेलो आंटी, प्लीज़ क्या आप इसी वक्त अस्पताल पहुंच चुकी हैं? आरजू भाभी सीढ़ियों से गिर गई हूँ, मुझे और ऑन को कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आप यहाँ आ जाएँ तो। उमर ने बहुत तेजाइया लहजे में कहा। बेटा, कौन से अस्पताल में? आरजू ठीक तो है ना? मैं बस अभी पहुँचती हूँ, ज़ुबैदा ने परेशानी से कहा। आंटी प्लीज़ आप जल्दी आ जाएँ। उमर ने अस्पताल के बारे में तफसील से बताते हुए उसे बुलाया, जबकि ऑन परेशानी से बैठा था। वो जानता था बेशक वो कितना ही क्यों ना इनकार कर ले, उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत है। और अपने कहे के मुताबिक ज़ुबैदा और उसकी फैमिली कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच चुके थे। क्या वो आरजू को ठीक तो है ना? उन्होंने उमर से पूछने के बजाय ऑन से पूछा। शायद उन्हें इस वक्त इससे कोई शिकायत ना थी। वो अपना रोना धोना, दुख तकलीफ भूलकर अपने बेटे की तकलीफ में शामिल हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी ना बोल पाया। तो फिक्र मत करो ऑन बेटा, आरजू बिल्कुल ठीक होगी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी उसे हौसला दे रही थी कि डॉक्टर बाहर आई। देखिए, इस वक्त हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं, या बेबी को या फिर मदर को। जल्दी से फैसला करें आप किसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। देखकर अगर आप बच्चे को बचाना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी वाइफ 7 मंथ प्रेग्नेंट है और 7 मंथ चाइल्ड कम ही आगे ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हैं। डॉक्टर फाइल और पेन उसके हाथ में पकड़ाती बाहर वापस जा चुकी थी, जबकि वो फाइल और पेन हाथ में पकड़े बेयकीनी से उसे जाता हुआ देख रहा था। मेरी आरजू को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। अम्मी अम्मी, मेरी आरजू को कुछ नहीं होगा ना? वो उनका हाथ थामकर किसी बच्चे की तरह पूछने लगा। मैं अपनी आरजू को कुछ नहीं होने दूंगा। ऑन ने एक ही पल में पेपर के खाली डब्बे में टिक लगा दी, जबकि नर्स उसके हाथ से पेपर खींचकर वापस अंदर भाग चुकी थी। बाबा, मैंने ठीक किया ना? मैं इसको खो नहीं सकता था, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने अपने साथ खड़े बाबा से पूछा। 27 साल पहले मैंने भी यही फैसला किया था ऑन, लेकिन उस दिन ये मौजू हुआ कि तेरी माँ के साथ तू भी बच गया। बाबा ने प्यार से उसे पिचकारा, लेकिन वो बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। आरजू मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी ना? उसने कहा था। उसे ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, वो मुझे तोहफ़ा देना चाहती थी। अम्मी, वो मुझसे नाराज़ तो ना हो जाएगी ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? और उनका हाथ थामे पूछ रहा था। शायद वो अपनी सारी नाराज़गी, सारा गम, सारा दुख भूल चुका था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था वो किसके सहारे बैठा है। शायद वो ये भी भूल चुका था कि किसके कंधे पर सर रख के रो रहा है। ना मेरी जान, मेरा बच्चा आरजू तुझसे नाराज़ नहीं होगी, तो फिक्र ना कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर ऑपरेशन जारी था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नर्स से खुशखबरी सुनाई कर वापस आ चुकी थी, जब ऑन ने बिना सोचे समझे ज़ुबैदा को अपने गले लगाया, जबकि बाकी डॉक्टरी कार्रवाई सुमैर और हारिस ने पूरी की। ऑन के इस मुश्किल वक्त में उसके सब बड़े सहारा बनकर उसके साथ खड़े थे। शायद फैमिली होती ही इसीलिए है। ऑन ने कमरे में कदम रखा तो आरजू ने नजरें फेर ली। पुप्पो, कह दीजिए इन्हें कि यहाँ से चले जाए, मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना। कैसे ये अपने बच्चे को मार सकते हैं? आज इनकी खुद साख्ता नफरत की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। कह दें इनसे मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, भेजे इन्हें यहाँ से, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आरजू अपना सारा डर और खौफ बुलाया गुस्से से चिल्लाई। ऑन को यकीन नहीं आ रहा था आरजू से अपने ही बच्चे का कातिल कह रही थी। ऑन दो कदम आगे बढ़ के उसे समझाना चाहा, जबकि आरजू की इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया था। ऑन बेटा, बाहर चलो, ये सही वक्त नहीं है, बाबा ने उसके करीब आकर कहने लगे।
नहीं बाबा, वो देखें किस तरह बात कर रही है, वो मुझसे मेरे बच्चे का कातिल कह रही है। और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। बेटा प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस वक्त तो इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें या तुम्हारी किसी बात को समझ पाए। प्लीज़ चलो यहाँ से। उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले गए। ऑन ने आरजू से मिलने और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसका कहना था उसे ऑन से बात नहीं करनी। अगर वो अलग मकान में रहने की जिद ना करता तो ये सब कुछ ना होता। उसकी खुद साख्ता नफरत ने उनसे उनके बच्चे को दूर कर दिया। क्या नहीं सोचा था उन दोनों ने अपने बच्चे के बारे में। और क्या हो गया, अगर उस दिन ऑन उसकी बात मानकर उसे जुबैदा के पास छोड़ जाता तो शायद आज इसका बच्चा बिल्कुल ठीक होता और उसे ऑन से कोई शिकायत भी ना होती। उसका कहना था कि वो वापस उसके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही ऑन के साथ रहना चाहती। उन्हें घर आए 1 हफ्ता हो चुका था, तब से ऑन दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में सभी लोग ऑन का बहुत ख्याल रख रहे थे। सबका कहना था कि आरजू उसे माफ़ कर देगी। ऑन सुबह तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने लगा तो जुबैदा ने ज़बरदस्ती नाश्ते के लिए रोक लिया। उसने बहुत इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जुबैदा ने उसकी एक ना सुनी। तुम मजबूरी से नाश्ते के लिए बैठना ही पड़ा। बेटा वैसे मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया है, अगर तुम कुछ और खाना चाहो तो मैं अभी बना देती हूँ। जुबैदा ने बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं ये ठीक है, मैं खा लूँगा, थैंक्स। ऑन ने मुरव्वतन कहा तो पास बैठे बाबा मुस्कुराए। माँ को कौन थैंक्स बोलता है? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप चुप रहे, मेरे मासूम बच्चे को सुकून से नाश्ता करने दें, सुबह सुबह उसके पीछे मत पड़ जाएगा। जुबैदा ने आंखें दिखाते हुए कहा तो बाबा मुस्कुरा दिए। मतलब बेटे के सामने शोहर की कोई अहमियत ही नहीं है, उन्होंने तैयबों को देकर कहा तो वो भी मुस्कुराने लगे। पापा आपको तो अपनी पड़ी है, आज तो अम्मी ने मेरे लिए भी पराठा नहीं बनाया। सुमैर ने बैठते हुए शिकायत लगाई तो ऑन अपने नाश्ते में मसरूफ़ अपनी हंसी दबा गया। अरे नहीं नहीं, मैं भी बना देती हूँ, तुम मुँह मत बना। जुबैदा ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं रहने दें, आपके लाडले के साथ शेयर कर लूँगा। सुमैर ने कहते हुए ऑन की प्लेट से बिना पूछे ने की जहमत किए खाना शुरू कर दिया, लेकिन ऑन को उसकी हरकत बुरी ना लगी। उन दोनों में कभी ऐसा रिश्ता ना रहा कि एक ही प्लेट से खाते, लेकिन आज ऑन को पहली बार एहसास हुआ उसका भाई है वो। सुमैर की इस हरकत पर वो भी मुस्कुराते अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। सुमैर मुझे ज़रा मेरे दोस्त के घर छोड़ दो, बहुत दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया। बाबा ने सुमैर को मुखातिब किया। बाबा मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है। सुमैर ने आखिरी निवाला लेते हुए कहा। मैं छोड़ दूंगा, ऑन ने उठते हुए पूछा। हाँ तो तुम ही छोड़ोगे और कौन छोड़ेगा? सुना नहीं जनाब की गाड़ी बीमार है, अस्पताल में पड़ी है। बाबा ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो मुस्कुराता हुआ गाड़ी निकालने चला गया। जबकि सुमैर ने एक नज़र जुबैदा को देखा जो आरजू के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहे थे। उन्हें आरजू ठीक लगी। ऑन को एक फैमिली देने के लिए एक फैमिली का एतबार देना बहुत ज़रूरी था। ऑन का रास्ता दूसरी तरफ था, लेकिन वो सिर्फ उनको छोड़ने के लिए इस साइड पर आया था। गाड़ी में ऑन ने 2-3 बार आरजू को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मैसेज कर दिया, प्लीज़ खाना खा लेना। बाबा उसकी सारी हरकतें बहुत गौर से देख रहे थे। फ़ोन नहीं उठा रही वो? बाबा ने आराम से पूछा तो ऑन ने उन्हें देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। उसे वक्त तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही थी। तुम्हारी माँ भी ऐसी नाराज़ होती है, बाबा ने कहा तो ऑन ने उन्हें देखा। मैं और बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ का कहना है कि उसके नसीब के तुम उसकी नसीब में हो, और उसे समझाया कि हमारे पहले ही 4 बच्चे संभालना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी तो मुझसे नाराज़ हो गया। लेकिन तुम्हारी माँ के लिए मेरी नाराज़गी से ज़्यादा तुम अहम थे। उसे तुम्हारी बहुत फ़िक्र थी। मैं अखराजात से घबरा गया। मैं 4 बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहा था। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ज़िद पर अड़ गई। फिर तुम्हारी पैदाइश में तंगदस्ती की वजह से मज़ीद तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा था माँ ये बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। जुबैदा ने कहा उसका बच्चा बचा लिया जाए, लेकिन जुबैदा मर जाती तो मैं 5 बच्चे कैसे संभाल पाता? ऑन, मैं उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए बचाना चाहता था। मैं एक बच्चे के लिए अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। मुझे तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चों को भी पालना था। मैं मजबूर था। जब ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को बचा लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ से ज़्यादा नहीं। बाबा फिर मुस्कुराए थे। ऑन ने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका गया। सुमैर बचपन से बहुत डरपोक था। अक्सर नींद में जाग जाता, पर कई दिन उस डर में रहता था। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि वो डरपोक बच्चों में शामिल होता है। उसे हर वक्त माँ बाप की ज़रूरत है। उसका डर इसे एक कमज़ोर इंसान बना सकता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी आगे मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि मैंने और जुबैदा ने तुम्हें तुम्हारे दादा के हवाले कर दिया और हम सुमैर पर ध्यान देने लगे। वो तुम्हें बहुत चाहते थे, हर वक्त तुम्हें अपने करीब रखते हैं, जहाँ जाते तुम्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए बताया। इस बात में कोई शक नहीं था, दादा उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तुम 5 हमारे बच्चे हो, तुम सब हमारे लिए एक बराबर हो, खासकर तुम जो सबसे छोटे थे पर हमेशा सब कुछ करते, जिससे मुझे गुस्सा आता। तुम अपनी गलतियों की वजह से मार खाते थे। बहुत अच्छे और शरीफ बच्चे नहीं थे, बल्कि वो शरारती थे।
क्या जाता अगर मेरी बात मानकर खानदानी काम संभाल लेते हैं। यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हो। पापा ने उसकी यूनिफॉर्म पर चोट करते हुए कहा था। ऑन मुस्कुरा दिया। अब गाड़ी वापस ले चलो, मेरे दोस्त का घर पीछे छूट गया है। पापा ने कहा तो ऑन ने पीछे देखा। घर वाकई बहुत पीछे छूट गया था। शायद उनकी बातों में से समझ ना आया। आपने बताया कि नहीं, वो मुँह बसोर को बोला, क्योंकि और कुछ बताना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। बाबा ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे तो वो भी उनके पीछे गाड़ी से उतरा, उनके सामने आया और जल्दी से उनके सीने से लग गया। आई एम सॉरी पापा, मैंने शायद बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन सबके लिए सॉरी। मुझे पता है आप मुझे माफ़ कर देंगे। उनके सीने से लगा किसी बच्चे की तरह बोल रहा था और बाबा ने उसे खुद में भींचा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ऑन, तुम भी मेरे बच्चे हो, मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। उसे अपने सीने से लगाया उन्होंने कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। माफ़ी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो शाम को घर आए तो जुबैदा किचन में कुछ कर रही थी। वो उनके पास किचन में ही आ गया और उन्हें देखने लगा। क्या वो बहुत भूख लगी है? जुबैदा ने फिक्रमंदी से पूछा था। उन्हें हाँ में गर्दन हिलाई। मेरा बच्चा, मैं भी रोटी डालती हूँ। जल्दी से आटा निकालने लगी। मैं खीर खाऊंगा, उसने फरमाइश की। हाँ मेरी जान, मैं भी बनाती हूँ, जुबैदा ने खुशी से कहा। उसके लिए खीर बनाने का सामान निकालने लगी। मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, हाँ आप मुझसे कभी नाराज़ क्यों नहीं होती? उसके अचानक सवाल पर जुबैदा ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुमसे नाराज़ हो जाती तो तुम मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते। तुम तो पहले ही मुझसे नाराज़ रहते हो। तुम तंग नहीं करते, तुम जब गुस्सा होते हो तो हमसे दूर चले जाते हो, फिर महीनों वापस लौट कर नहीं आते। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रह जाती। जुबैदा ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। थप्पड़ क्यों नहीं लगाती थी मुझे? लगा देती तो सारी अकल ठिकाने आ जाती। आज उसका अंदाज़ बहुत अलग था। बाबा ने आते ही उन्हें सुबह की सारी उदास सुनाई थी। तेरी शक्ल बहुत मासूम थी, मारने का दिल ही नहीं करता था। कभी थप्पड़ लगाया नहीं तुझे, और तेरे दादा तो वैसे भी तुझ पर किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा था। उसकी और दादा की मोहब्बत उस घर में मिसाली थी। हर कोई उनकी मोहब्बत से वाकिफ था। जल्दी बनाए ना, मुझे भूख लगी है, उन्होंने कहा था। जुबैदा ने जानते हुए भी कि अभी बहुत वक्त लगेगा, खीर देखने लगी। बस थोड़ी देर में बन जाएगी, जुबैदा ने मुस्कुराकर उसे दिलासा दिया। तुम ऐसा करो, तब तक फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारी खीर तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप तैयार करें, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। और सुमैर को मत दिखाएगा, वो भूखा सारी चट कट जाएगा। ये सारी मेरी है, मैं अकेला ही खाऊंगा। आपसे माफ़ी मांगता हूँ माँ, लेकिन सुबह बाबा ने कहा कि माँ को कभी कोई थैंक यू नहीं बोलता, तो क्या फिर मैंने सोचा माँ को कोई सॉरी भी नहीं बोलता। और जाने से पहले बड़े प्यार से उनका गाल चूम गया। आरजू की कहीं हर बात सच साबित हुई थी। और उन लोगों से दूर हुआ था तो वो लोग भी उनसे दूर होने लगे थे। वो उसे एक फैमिली का एतबार नहीं देते जिन पर वो भरोसा करता। लेकिन आरजू की बात मानकर वो सब ऑन को के करीब आने लगे और ऑन भी उनके करीब आ चुका था। ऑन जब बिजली का बिल भर गया, भैया ने उसे मुखातिब किया। मैं तो कभी भी बिजली का बिल भरने नहीं गया। वहाँ कौन करता था? ऑन समझ चुका था। वो उनका इशारा दूसरे घर की तरफ था। वहाँ तो नौकर था, ऑन ने फ़ौरन जवाब दिया। हमारे बाप ने यहाँ कोई नौकर नहीं रखा। चल बेटा फटाफट से जा, बिल भर के आ। मगर भैया मुझे नहीं आता, ऑन ने परेशानी से कहा। बेटा 2 महीने भरेगा तो तीसरे महीने खुद ही आ जाएगा। भैया ने मुस्कुराते हुए एक जिम्मेदारी उसे दी। ऑन ने एक नज़र बिल की तरफ देखा और फिर दरवाजे के पीछे एक नीला दुपट्टा। उसके चेहरे पर खिल के मुस्कुराहट आई। इसकी बीवी बात करे या ना करे, लेकिन उसे चुपके उसका दीदार जरूर करती थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो पूरे 2 घंटे ख़वार होने के बाद बिजली का बिल जमा करवा कर आया। ऑन हम मैरिज की शादी की बात कर रहे थे। अनीसा ने उसे आते देखा। वो लोग काफ़ी वक्त से मैरिज की बात चला रहे थे। फिर कुछ दिन पहले रिश्ता कर लेकर बाकायदा आए। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। अपने लोग हैं, बेटी खुश रहेगी। मुझे तो हसन बहुत अच्छा लगता है, ताया ने उसे मुखातिब किया। मुझे लगता है हमें हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार तुम छानबीन कर लो, आखिर बड़े भाई हो तुम लोग, और अगर तुम लोगों को मुनासिब लगे तो हम हाँ कर देंगे। तैयबू ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। हाँ हसन, है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार ठीक से छानबीन करके ही हाँ करेंगे। सुमैर ने कहा। हाँ ऑन बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तैयबू ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, ऑन उनकी उम्मीद पर पूरा उतरते हुए बोला। मैरिज की शादी की सारी डेकोरेशन मैं और हारिस करेंगे, सुमैर ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को कुछ भी करने की। जरीश की शादी पे कितना कबाड़ा किया था तुमने। उसको डेकोरेशन कौन बोलता है? ओल्ड फैशन कुछ तो यूनिक करो। ऑन हमारी तौहीन कर रहे हो तुम। सुमैर को सदमा हुआ था। वट एवर, ऑन ने उसे इग्नोर करते हुए फिर से अपनी बात शुरू की। ये सब कुछ मैं और उमर संभाल लेंगे, तुम अपनी डेकोरेशन अपने पास रखो। मैरिज की शादी की सारी तैयारी मैं करूँगा। उसने दरवाजे से आती मैरिज को देखकर कहा तो शर्मा के वापस अंदर चली गई। वो रात 12:30 के करीब घर आया था। ड्यूटी की वजह से आज वो बहुत लेट हो गया था। उसका इरादा चुपचाप कमरे में जाकर सोने का था। वो दबे पाँव अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक लाइट्स ऑन हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू, समूची आवाज़ में गाते हुए कमरे से बाहर निकले। हैप्पी बर्थडे डेयर ऑन, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके साथ आरजू हाथ में केक थामे उसके करीब आई।
ऑन को याद तक नहीं था कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसकी फैमिली को याद था। शायद इससे पहले ऑन ने अपनी फैमिली के साथ इस तरह कोई खुशी नहीं मनाई। सबसे पहले जुबैदा ने उसका चेहरा चूमकर उसे मुबारकबाद दी और उसे गले लगाया। आरजू ने फिलहाल सिर्फ उसे हैप्पी बर्थडे कहा था, जबकि उसकी उम्मीद के बरक्स उमर भी यही था। जल्दी केक काट, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसकी केक के चक्कर में मैंने आज डिनर भी नहीं किया। सुमैर ने छुरी उसके हाथ में पकड़ाते हुए ज़बरदस्ती केक कटवाना चाहा, जबकि ऑन मुकम्मल नखरे दिखाने के मूड में था। फिर आखिरकार उसने सुमैर की दुहाई सुनते केक काटा और सबको केक खिलाने के बाद छोटा सा पीस उसके मुंह में डाला। अबे केक खिलाने की भी रिश्वत लेगा क्या? वो ज़बरदस्ती उसके हाथ से खाते हुए बोला, जबकि उनकी हरकतों पर सब घर वालों के कह के बुलंद हो रहे थे। चलो बच्चा पार्टी, अब सब लोग सो जाओ, सुबह हम ऑन की बर्थडे पार्टी करेंगे। बाबा ने सबको अपने कमरे की तरफ भेजा तो ऑन दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। ऑन जी, हमारा कमरा उस तरफ है, आरजू ने उसे पीछे से आवाज़ देकर पुकारा, जबकि बाबा अम्मी के कंधे पर हाथ रखे अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुस्कुराए। वो बिना कुछ बोले उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। ऑन बिना कुछ बोले बेड पर लेट गया तो उसे लग रहा था आरजू अब भी उससे नाराज़ है। आप मुझसे नाराज़ हैं? आरजू ने उसके करीब बैठकर पूछा। मैं तो नहीं हूँ, तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा? नाराज़ तो तुम हो। मुझसे इतने दिनों से कई कोशिश कर चुका हूँ पर मानती ही नहीं। आरजू के इस तरह से अपने करीब आने पर वो बैठ गया। आपको क्या लगता है ऑन जी, मैं आपसे नाराज़ हूँ? मैं आपसे नाराज़ नहीं थी, बस आपको बताना चाहते थे कि ये लोग आपके अपने हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे दूरी उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रही है। मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर रही ताकि आप इन सबसे बात कर सकें। मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने खुद फैसला किया कि मैं आपसे नाराज़ हो जाती हूँ। मेरी नाराज़गी की वजह से आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे। मैं जानती थी कि आप पप्पो की मजबूरी को समझेंगे आप। ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ऑन जी, आपने देखा ना। आरजू ने उसे यकीन दिलाया तो वो और मुस्कुरा दिया। हाँ आरजू, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मैंने ये जाना है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला तो वो नज़रें झुका गई। नहीं आरजू, भी नज़रें झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं। आज तो तुम्हें बताना होगा तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। ऑन बाजिद हुआ तो उसके सीने पर सर रख गई। मेरी खुद साख्ता बनाए गए फासलों की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आज भी तुम ना बुलाती तो मर जाता। ऑन ने उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए शिद्दत से कहा तो आरजू ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो मेरे दिल करता है मैं आपके कान पकड़ के बाबा के पास ले जाऊं और बहुत सारी डांट पड़वाऊं। आरजू ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। सुबह ले जाने, इस वक्त मुझे खुद को प्यार करने दो। बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर, वो उसके लबों पर अपने होंठ रखते हुए बोला तो आरजू शर्माकर अपना आप उसको सौंप दिया। आरजू, मुझसे कभी दूर मत होना, तो मेरे लिए बहुत खास हो। उसका नाजुक वजूद खुद में समेटते हुए उसे किसी और दुनिया में ले जाने लगा और आरजू उसकी शिद्दत में पिघलती सिर्फ उसकी होकर रह गई। 2 साल बाद अपने चेहरे पर नर्म लम्स महसूस करते ही ऑन की आंखें खुल गई। उसने बड़ी मोहब्बत से अपनी छोटी सी परी को देखा जिसे आरजू अभी बेड पर छोड़कर गई थी। ऑन को जागते देखकर अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खिलखिलाकर मुस्कुराई। ऑन ने करीब से दूध की बोतल उठाई, फिर उठाकर अपनी गोद में रखा, क्योंकि उसकी गुड़िया के नाश्ते के वक्त हो चुका था। ऑन कभी उसके चेहरे को चूमता था, कभी उसके नन्हे हाथों को। ऑन को खुद भी पता न चला छोटी सी जान कब उसकी जान बन गई। अगले महीने उसका पहला बर्थडे था जिसे वो धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाला था। ऑन फ्रेश होकर अपनी बेटी को उठाए नीचे आया तो सुमैर का बेटा, जिसने अभी अभी चलना शुरू किया था, जुबैदा को दुपट्टा पकड़े उसके पीछे चल रहा था। उसने अपनी परी को सुमैर की गोद में रखा और आहिल सुमैर का बेटा को उठाकर अपने करीब किया, जबकि उसकी हरकत उसकी नन्ही परी को पसंद आई, जिस पर वो अपने मुंह की डिज़ाइन बनाती रोना शुरू कर चुकी थी। ओ यार ऑन, मेहरबानी तुम अपनी लाडली को संभालो, अपने बेटे को संभाल लूँगा, सुमैर ने उसे रोते देखकर कहा। कभी कभी तुम्हारी बेटी को देखकर सोचता हूँ ये तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास नहीं आने देती तो तुम्हारी दूसरी औलाद को क्या आने देगी। ऑन के उठाते ही वो चुप हो गई थी, जबकि उसकी बात सुनकर आरजू सोच में पड़ गई थी। परी सोई तो ऑन ने उसे उठाकर बेबी कॉट में रखा। अगले महीने उसका पहला बर्थडे था जिसे वो धूमधाम से मनाना चाहता था। ऑन जी, आरजू की पुकार पर लैपटॉप में मसरूफ़ वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। जी ऑन जी की जान, वो उसके करीब हुआ। आप परी आपसे बहुत प्यार करती है। अगर हमारा कोई और बेबी हुआ तो मुझे अकेले पालना पड़ेगा, आरजू ने मुसीबत से पूछा। ऑन खुलकर मुस्कुरा दिया। क्यों, वो हम दोनों का बच्चा होगा, हम दोनों पालेंगे उसे। वो उसे मज़ीद खुद के करीब करते हुए बोला। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं, ऑन ने शरारत से कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी आपकी लाडली आपको मेरे साथ शेयर नहीं करती तो हमारे दूसरे बच्चे के साथ क्या करेगी।
और आप भी तो उसे इतना प्यार करते हैं, शायद ही इतना प्यार हमारे दूसरे बच्चे को दे सके। तुम इतना मत सोचा करो, फिक्र मत करो, मैं अपने 20 बच्चों को एक साथ एक जितना प्यार दे सकता हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए भी मज़ीद प्यार का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ऑन शरारत से कहते उसके चेहरे पर झुका और एक हाथ से लाइट ऑफ कर दी। 20 बच्चे। अंधेरे में आरजू की सहमी सी आवाज़ आई, जिसके बाद ऑन का ज़िंदगी से भरपूर बेसाख्ता कहका गूंजा था। ख़त्म शुद। द एंड। नावल के बारे में आपकी राय का इजहार